गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। छोटे छोटे दुख हमारे जिंदगी में होते हैं और छोटे होते मुनासिब होते, बड़े नहीं होने जैसे चाहिए। कि आपका चप्पल टूट जाए, अचानक चप्पल टूट जाए, अचानक चप्पल टूट जाए और आपने लिया भी महंगा हो और हाँ। लिया भी रीसेंट हो, तो ये दुख हो बड़ा जाता होता है। हाँ, कब कब एक्सपीरियंस किया आपने ये? अब भी थोड़ी देर पहले शो स्टार्ट होने से पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि आप ये भी नहीं कह सकते ना कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, मतलब आप स्लिम स्मार्ट है बैठे माशाल्लाह। बैठे आपका जूता निकल जाए तो फिर जाहिर है दुख तो होता है ना। महंगा लिया था। मैं महंगा भी हो या सस्ता हो, मतलब आजकल सस्ती क्या ही चीज मिलती है, लेकिन चले जो भी चीज आप लें और आपने इस्तेमाल क्या अगर करेंगी सिर्फ आप? पाँच दफा हार्डली वो चीज 4 या 5 दफा इस्तेमाल किया और टूट जाए इस्तेमाल ज्यादा तो नहीं किया जूता आपने? नहीं किया। नहीं किया फिर नहीं क्यों किया, टूट नहीं गया? यानी सिर्फ आपने पैर में तो पहना? वापस लेके जाऊंगी, जाहिर सी बात है, या Okay. मोची के पास लेके जाऊंगी, उसको ठीक करा लूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, ज्यादा ऑप्शन कौन सी है? ये वो वाली बात है कि इट्स हाउ यू परसीव थिंग्स। अगर मैं इसको इशू यानी बनाना आप परेशान चाहूं, नहीं है? अगर मैं थोड़ा देखिए, थोड़ी सी तकलीफ होती है कि यार ये ऐसे क्यों है, देन यू फील लाइक अच्छा ये तो फिक्स हो जाएगी, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ना। Okay. कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अब जैसे मैंने सोचा कि इसका क्या है, एक दफा लेके जाऊंगी 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अच्छी बात है, सोच ये होनी चाहिए कि आप यू शुड बी ग्रेटफुल। वन शुड बी ग्रेटफुल, वन शुड बी ग्रेटफुल एट एवरी टाइम। हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग योर लाइफ बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। अल्लाह इज़ वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आपको मिल रहा होता है। जितना ज़्यादा आप शुक्र अदा करते हैं, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होते हैं, उतना ज़्यादा आपको और मिलता है। ये वाकई आप एक्सपीरियंस करके देखें, इट्स ट्रू एक्चुअली। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं ना कि अच्छा इतना कुछ हो रहा था, बट स्टिल थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, हम थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो रहे होते हैं और हर वक्त ये नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं है। इट्स नेचुरल, समहाउ इट्स नेचुरल कि मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई भी मैं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं, आप बॉक्स से बाहर नहीं देख पा रहे होते, आप चीज़ों को उस तरह से नहीं परसीव कर पा रहे होते, एंड इट्स नेचुरल बिकॉज हम सब इंसान हैं, हम सब डिफरेंटली सोचते हैं। एंड उस मामले में हमें ये है कि कोशिश बस ये करनी चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, देखें चीज़ों को, एंड देन यू नो बात की जाए और लोगों से, एंड देन उसके बाद आप यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। या सबीन, इसमें ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि इश्यूज आते हैं ज़िंदगी में, मतलब ये हो नहीं सकता कि इश्यूज नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी। व्हाट मैटर्स कि आप उन इशू से निकलने के लिए क्या एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। देखें, दो चीज़ें ना, एक आपको इशू फेस किया और आप परेशान होकर बैठ गए और हर बंदे को कॉल करके ये हो गया, वो हो गया, परेशानी, दुख, तकलीफ। एक है कि आप फौरन से एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और आप कहते हैं लेट्स थिंक अबाउट इट। इवन अपने नियर एंड डियर वन से आप कहते हैं कि यार ये मसला है, आओ बताओ क्या करूं, इसको मुझे निकलना है इससे। अच्छा, उन लोगों से जो सिंसियर हों। ऑफ कोर्स, मैंने कहा हाँ, हर बंदे से बात नहीं करनी है आपने। तो ये बात एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको डिमोटिवेट भी करना शुरू कर देते हैं और शुरू में ही आपको बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिलिबरेटली कर रहे हो, ऑब्वियसली वो अपने पर्सपेक्टिव, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, वो अलग बात है, बट स्टिल आपने अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है। सो आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से आपने ग्रेटफुल होना है ज़िंदगी में, छोटे छोटे मसलों से बाहर निकलना है। जूता टूट जाए तो इट्स ओके, मोची के पास ले जाके उसको ठीक करा लें, इट्स नॉट अ बिग डील। इसी तरह से ये है कि आपने ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव वो आपने बस बदलना है। एब्सोल्युटली, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्माइलिंग। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के मौजूद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इस मौसम के हवाले से तो मैं कहूँगी कि मसाइल निकल के सामने आ रहे होते हैं, बिकॉज हमारी एम फॉर मसाइल। बट देखिए, मौसम तो हमेशा ब्लेसिंग ही होता है, इसको जहमत हम खुद बना लेते हैं, कभी डाइट ना फॉलो करके, कभी और बहुत सारे मामलात होते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए, अच्छा ऐसे में सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि इस मौसम में कोई सर्जरी ना करवाएं क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है और कहते हैं कि ज़ख़म जो है वो हील नहीं होता। और इसी तरह से खाने के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि ये ना खाएं, ये चीज़ जो है बादी होती है, इस मौसम में नहीं खानी चाहिए, या ये आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो आज ज़रा उन खानों के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे
कि क्या चीज़ें हैं जो कि मॉनसून में हमें खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, या लेट्स सपोज ये भी होता है कि क्या चीज़ किस वक्त पर कितनी मिकदार में खानी चाहिए, और कुछ मिथ्स भी होती हैं, ज़ाहिर है उनको भी आज हम ज़रा कैटर करने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। तो मौसम मसाइल उनके हल के लिए मिनाहिल हारून इज विद अस, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अपनी रूटीन बताएं पहले, मॉनसून में क्या रखी हुई है आपने? अच्छा, मैं सुबह 3 बॉयल एग्स लाजमी लेती हूँ, उसके बाद स्मूदी ले लिया आवर के गैप से, ठीक है। और शाम को जो भी घर में बना होता है रोटी के साथ ले लिया या राइस ले लिया, और रात को मेनली मैं कोशिश करती हूँ कि 8 PM तक मेरा हो जाए डिनर। ठीक है। और आजकल प्रोटीन ज़्यादातर कबाब हो गए, साथ में ब्रांड ब्रेड हो गया, इस तरह से। ओके। डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है मॉनसून में? हाँ, डिहाइड्रेशन बहुत होती है, उसके लिए मैं तो ये करती हूँ, मैं लेमन वाटर पीती हूँ। विटामिन सी आपको मिलता है तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टेड रहती है। सिंपल पानी और नींबू डाल के? हाँ, सिंपल पानी नींबू, और उसमें अगर आप पिंक सॉल्ट भी डाल लें चुटकी, तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करवा देता है पानी की, तो उससे आप हाइड्रेटेड रहते हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये चलें, हाइड्रेशन के लिए हमें बहुत अच्छी टिप मिल गई है कि लीमू जो है वो एक पानी के अंदर आप ऐड, पिंक सॉल्ट और चीनी ना डालें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, प्लीज चीनी ना डालें। पानी बनाते बनाते वो हाल कर देते हैं ना ड्रिंक का कि लिटरली, मतलब आप किसी के घर मेहमान भी जाते हैं अगर ना, तो आप नहीं चीनी पीते, शीरा लगता है, शीरा शीरा लग रहा होता है लिटरली, और आपको जबरदस्ती पीना भी पड़ रहा होता है। मुझे अपने घर जा कैसे लग रहा होता है, ख्याल रखें। किसी घर जाने की क्या बात मैं करूं, अपने घर के वाकई उसकी जगह अगर हम स्टीविया डाल लें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे यूज ही ना करें ना, क्या फर्क पड़ता है, वैसे नींबू और स्टीविया इज गुड, आप यूज कर सकते हैं, स्टीविया इज फाइन। और आज मैं तो चाहता हूं कि आप स्टीविया डालें, आहिस्ता से अपने टेस्ट बड्स को डेवलप करें स्टीविया के लिए। अच्छा, वैसे फर्क मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कितना फर्क होता है टेस्ट में वैसे? अच्छा, क्योंकि मुझे तो आदत है, क्योंकि मैंने शुरू से लिया है तो मुझे तो अच्छा लगता है, कुछ क्लाइंट्स को नहीं अच्छा लगता, कुछ को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा डेवलप करें टेस्ट। हाँ, डेवलप करना होता है और कॉम्प्रोमाइज तो करना होता है। और चलिए, आपने तो जिंदगी अपनी गुजार दी है, बच्चों के लिए डेवलप अभी से करा लें। ये बहुत जरूरी है कि स्टीविया की आदत डालें, बच्चों को इस सफेद जहर से दूर रखें। हेल्दी हैबिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मिनाहिल, आप जरा आते हैं मानसून के हवाले से बात करते हैं। मानसून में ऐसे कौन से खाने हैं जो नहीं खाने चाहिए? पहले 3 चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए मानसून में, M से हैं मैंगो, मिल्क और मशरूम्स। मैंगो ना खाएं? नहीं मिनाहिल, आप जाएं। मैंगो ना खाएं, हम सब जाएं। नहीं मिनाहिल, ये तो गलत बात हो गई। जिन चीज़ों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ना, उसमें चांसेस होते हैं कोई गुंजाइश मैंगो के साथ कुछ ऐड करा दें, मैंगो तो ना बना करें। देखिए आप कह दें, नहीं, देखिए आप मैंगो अगर फ्रेश ले रहे हो तो ठीक है। हाँ, ठीक है। आजकल वैसे फ्रेश इतने आ नहीं रहे, इस वजह से मैं रेकमेंड नहीं करूँ। आखिर चल रहा है ना उनका, आखिर इसलिए चल रहा है क्योंकि बस उनका मौसम एंड होने वाला है। लेकिन ये है कि आप देखें कि वो फ्रेश है और उनको अच्छे से धोएं आप और फिर यूज़ करें। बेशक आप अगर चाट बना रहे हैं तो उसमें उसका जो स्किन है वो आप पील कर लें। ठीक है। हाँ, चलें जी, मैंगो खा सकते हैं फ्रेश खाने आपने। ऑलराइट। अब हम अक्सर देखते हैं ना कि अच्छा मानसून में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कौन सी चीज़ ऐड करें अपनी डाइट में ताकि मानसून में हमारी अपनी इम्यूनिटी ज़रा बेहतर रहे? कुछ चंद मैं टिप्स बताऊंगी इसमें। नंबर 1 ये है कि आपने रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना, सैलड्स इस मौसम में आपने नहीं लेना है। अच्छा। और जो वाटर कंटेंट वाली वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो नहीं लेने हैं। अब वाटर कंटेंट में हमारे पास क्यूकम्बर भी आ रहा है, ठीक है। इसके साथ जो हमारे पास लीफी ग्रीन्स हैं, पत्तों वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, कोशिश करें कि आप वो भी ना लें, क्योंकि वो उस तरह से वॉश नहीं हो पाती हमसे, तो वो फिर बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा आपने ये करना है कि बाहर से खाने नहीं खाने। वो बारिश हो रही होती है, पकौड़ों का दिल करता है और फिर बस अगले दिन बीमार हो जाते हैं। घर वाले तो पकौड़े घर वाले अलाउड हैं, घर वाले खाएं। उसमें भी सब्जियां ज़्यादा ऐड कर दें। फिर तेल का इस्तेमाल कम कर लें। लेकिन कैसे करें, पकौड़ों ने तो उतना ही तेल अपना, देखिए एयर फ्रायर बेस्ट टेस्ट ही खराब हो जाता है एयर फ्रायर। चलें आप 2 टेबलस्पून डाल के उसके अंदर आप कितनी फरमाइशें, वो बेचारी क्या करे। मैं इस वक्त कौम का तर्जुमान हूँ। तो बाहर से आपने नहीं खाना। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह आप हर्बल टीज़ लें। और जिंजर, टर्मरिक, इनके कावे लें आप। ये ज़्यादा बेटर है। यानी हल्दी का कावा? हाँ। कैसे बनता है? अच्छा, ये इस तरह से बनेगा, आपने 1 ग्लास वाटर ले लेना है, उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, इसको अच्छे से उबाल लें और इसका कावा आपने पीना है। ये आपकी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग के लिए भी बॉडी के बहुत अच्छा होता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। वैसे हल्दी तो वैसे भी कहते हैं कि इट्स वेरी गुड इन्फ्लेशन के लिए भी और अदरवाइज भी। और अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना है, आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा दूध को वार्म करके इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब बेस्ट टाइम क्या है मानसून में? स्पेशली सुबह पिएं, रात में पिएं,
Before meal, after meal, what's the best time for consuming milk? अच्छा, आप कभी भी मिल्क ले सकते हो, ठीक बस ठंडा दूध का इस्तेमाल नहीं करना, Okay. आपने वार्म करके लेना है दूध को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिंजर एंड ये जो Turmeric, हल्दी। हेल्दी। नहीं मैं हल्दी की बात नहीं करी, जिंजर और ये जो सौंफ होते हैं इनका भी कावा बना के इसको अच्छी तरह से काट के वो लोग पी रहे होते हैं, तो उससे भी आपकी इन्फ्लेमेशन जो है, वाटर रिटेंशन, वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, ऐसा ही है, उससे भी हेल्पफुल होता है। हर जो स्पाइस है हमारे पास उसका अपना रोल है, सही। तो हल्दी जो है वो इस मौसम में ज़्यादा आपके लिए अच्छी होगी, टर्मरिक भी अच्छा है, जिंजर भी अच्छा है, आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते ओके, हैं। और ऐसा कर सकते हैं कि जिंजर, सौंफ और हल्दी जो है उसको मिक्स करके भी इसका कॉम्बिनेशन Completely भी your कर choice. सकते हैं। इट्स योर चॉइस। नहीं मतलब कोई इसका कोई हाँ। साइड इफेक्ट नहीं होता, अच्छा ही असर होगा, राइट? इसका नहीं, कोई combination। साइड इफेक्ट नहीं होगा। सही। जो हम कहते हैं ना जी, हमने बहुत कावे पिए फिर हमारे साथ ये हो गया, आपने बहुत नहीं पीना है, आप 1-2 कप पियो। सेकेंडली आपकी हाइड्रेशन बहुत मैटर करती है। सही। अगर आप पानी नहीं अपना 8 ग्लासेस कंप्लीट करते और कावे बहुत ज़्यादा पीते हैं तो फिर तो आपको एक्ने और ये मसले होंगे। ओके। अच्छा, आपने तो खुद कहा कि आप अंडे खाते हैं, 3 अंडे से आप दिन का आगाज़ करते हैं, बट जनरली एक परसेप्शन भी है हमारे यहाँ के मानसून में लोग अंडे नहीं खा रहे होते। क्यों है ये परसेप्शन और कितनी गलत है ये? अच्छा देखिए, क्योंकि जब भी हम अंडे को ब्रेक करते हैं ना तो उसके साथ उसका जो शेल है थोड़ा सा वो गिर जाता है अक्सर लोगों से अंडे के अंदर। अब उस शेल के ऊपर और अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। अगर आप वैसे ही अंडे को खा लोगे ना रॉ, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ओके। लेकिन अगर आप उसको पका रहे हो, हीट हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। नहीं, अगर तो हम शेल रॉ क्यों खाएंगे? नहीं, नहीं, कच्चे कुछ अंडे लोग खाते हैं कच्चे अंडे अच्छा। दूध में डाल के खाते हैं, फॉर ट्रेनिंग पीपल डू दैट। ना करो यार, पका लो। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप वैसे अंडा बना रहे हो तो कोई मसला नहीं है। सो आई विल कंसिडर इट अ मिथ। लेकिन आपने बड़ा अच्छा ये ऐड किया कि वो जो शेल है उसका। शेल है उसका एक छोटा सा पीस भी गिर जाए उसका तो बैक्टीरिया है। सो सबसे पहली बात है कि अंडों को धो के रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो बस लाए जी, मार्केट से अंडे लाए, थक थोड़ा फ्राई किया, बॉयल किया, खा लिया। सो डोंट डू दैट। अंडे को वॉश करके रखें पहली बात, और कोशिश करें कि फिर पका के खाएं, कच्चे ना खाएं। 3 खाएं, 4 खाएं, 5 और खाएं, वो जितने मर्जी खाएं। हाफ फ्राई भी तो लोग कर रहे होते हैं उसमें ना, मसला नहीं है, वो तो उससे उसमें भी भी मसला बच नहीं है, जाता है। हीट हो जाएगा तो वो ज़रूरी होता है। चलें जी, अच्छा, अब इस मौसम में वेट लॉस के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, उन लोगों की क्यूरीज होती हैं कि कैसे अपना वेट लूज़ किया जाए, बिकॉज बॉडी में वैसे ही इतनी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, तो वो नंबर्स में तो वो तो अच्छा खासा वेट ज़्यादा बता रहा होता है। क्या ऐसे खाने खाए जाएं, डाइट प्लान क्या फॉलो किया स्पेशली जाए ब्रेकफास्ट से कि स्टार्ट करते हैं ना। हाँ नहीं, 1 महीने में 5 किलो वजन किस तरह से कम किया जा सकता है मानसून में? अच्छा, ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जिनका वेट 70 से 100 kg के दरमियान या है। सो इसमें मैं ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जो बहुत हेल्दी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट में आपने फूल मखाने का इस्तेमाल करना है, फॉक्सनट। उसको आपने नीम गर्म दूध के अंदर डाल के खाने हैं। हैंडफुल ले लें और आप 1 ग्लास दूध का ले लें नीम गर्म, उसके अंदर डालें स्टिविया डाला, 1 बाउल वो हो गया। मिक्स हो जाता है दूध के अंदर? हाँ, हो जाता है। अच्छा, उसको आपने फॉक्सनट को पहले आप सॉटे कर रोस्ट कर लें उसको ना थोड़ा सा पहले, उसके बाद आप मिल्क में डालोगे तो बड़ा क्रंची फ्लेवर होता है। ओके, मिक्स हो जाएगा उसके हाँ, अंदर? मिक्स हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा तो थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर लें या थोड़ा सा कोको पाउडर, तो एक बड़ा चॉकलेटी सा फ्लेवर होता है। वेरी नाइस, ये मुझे सुन के इतना मजे का लग रहा है। 70 से 80 किलो आपने बताया हाँ ना? जी, जिनका 70 to 100 kg। 70 ओके, जिनका वजन 70 से 80, नो मैटर व्हाट एज ब्रैकेट, नो, डजंट मैटर, जेंडर भी मैटर नहीं कर रहा? नहीं, जेंडर भी मैटर ओके नहीं जी, करेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज 70 से 100 किलोग्राम अगर आपका वजन है तो आपके लिए नाश्ते का आपने बताया हाँ, ना, नाश्ते का तो बताया। नाश्ते में आपने करना है कि आपने दूध के अंदर डालने हैं फूल मखाने रोस्ट हुए होंगे, रोस्ट हुए फूल मखाने डालें अंदर, मिक्स किया। अगर आपको टेस्ट ऐड करें तो कोकोनट डालें या स्टेविया डालें, कोको पाउडर या कॉफ़ी और साथ में कोको पाउडर, कॉफी या स्टेविया, और बनाएं जी ज़बरदस्त, और फिर फीडबैक भी शेयर करें। ये कितने दिन तक करें? ये आप रोज़ भी कर सकते हैं, Okay. ठीक है। ये तो It's a ब्रेकफास्ट healthy हो गया, one. इट्स वेरी हेल्दी। Okay. इसके साथ ही आप एक रोटी बना लें, हैंड साइज रोटी होगी आपकी, और उसके ऊपर 1 टीस्पून आप देसी घी का लगा लें। सही। साथ में आप 2 अंडे बना लें, ऑमलेट, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर नाश्ता हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका स्नैक टाइम आएगा, उसमें आपने 2 एप्पल खाने हैं और साथ में आपने हाफ कप ग्रीन टी पीनी है, और ग्रीन टी के अंदर थोड़ी सी आपने हल्दी डाल देनी है, पिंच ऑफ हल्दी। उसके बाद हमारा डिनर टाइम आएगा। डिनर में आपने कोशिश करनी है आप प्रोटीन लें या घर में कोई भी सालन बना हुआ है उसका इस्तेमाल कर लें। वो 150 ग्राम यानी कि 10 से 12 चम्मच आपने ले लिया सालन। उसके साथ आप आधी रोटी ले लें या 140 ग्राम राइस ले लें। उसके बाद फिर से आपने ग्रीन टी लेनी है और उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी। और रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले आप नीम गर्म दूध बनाएं, उसके अंदर
थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, वरना वैसे ही 10 बादाम लेके दूध के अंदर ग्राइंड करके उसको पी लें। ओके, ओह तो ये देखिए तो ये एक सारी बहुत healthy- मजे मजे की ऑप्शंस बताई हैं। और ये अच्छी डाइट बात तो है, अच्छी वाली है, क्योंकि वो डाइट प्लान का हम सुन के ना वेट लॉस का जो प्लान है, हमें होता है कि अच्छा पता नहीं क्या, बस सलाद ही खाने पड़ेंगे, रूखे अब फीके फीके खाने रूखा, हाँ। तो आप देखिए कितने हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें स्नैक्स को स्किप कर सकते हैं कुछ लोग या नहीं, एक बैलेंस मील के लिए, ताकि हेल्दी वे में आपका वेट लूज हो? स्नैक्स ये वाले इंपॉर्टेंट है जो आपने दो अगर आप एप्पल्स बताए। स्नैक मिस करना चाहते हो तो आप डिनर टाइम पे ले लो या ब्रेकफास्ट में ही ऐड कर लो, सही। लेकिन ये है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल भी होना चाहिए। ओके। अच्छा, वैसे में कुछ लोग एक शिकायत करते हैं कि हम डाइट तो कर रहे हैं लेकिन हमारा वजन नहीं कम हो रहा, वो क्या ऐसी गलती कर रहे होते हैं कि वजन कम नहीं होता उनका? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि वो अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से बहुत कम खा रहे होते हैं ओके, और बॉडी उनको रिजल्ट देती है, लेकिन एक टाइम पे आके वो स्टक इसलिए हो जाती है क्योंकि अब उसको मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए। मतलब आप बहुत कम ले रहे थे, तो अब अगर आप स्टक वेट मूव करना चाहते हैं तो जैसे अगर आप 1200 कैलोरी ले रहे थे और 1400 कैलोरी पे आपका वेट मेंटेन रहता है, तो आप 1400 पे शिफ्ट कर जाएं। ठीक है। इस पे ये होगा कि बॉडी को एक शिफ्ट मिलेगा, एक न्यू उसको कैलोरी मिल रही है, तो उस पे वो रिस्पांस देगी आपको। ओके, उस कैलोरी पे आपका वेट गेन नहीं होगा, ओके, मेंटेन ही रहेगा। ठीक उसके है। बाद फिर से आप अपनी 900-1200 कैलोरी पे आएँ तो आपका वेट फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। बॉडी अंडर स्ट्रेस चली जाती है जब हम बहुत कम कैलोरीज खा रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे आपने फिर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पे आना होता है। यानी ठीक कि है। अगर मैं 60 केजीज़ हूँ और मुझे पता है कि जी 1400-1300 कैलोरी लेने से मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा और मैं 1400 पे आती हूँ, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये चीज़ मैंने 2 वीक्स तक करनी है कि मैं 1400 पे ही रहूँ और फिर मैं दोबारा अपनी कैलोरी डेफिसिट जो मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है उस पे आऊँ। क्योंकि लोग यही शिकायत कर रहे होते हैं कि वेट स्टक हो गया एक जगह हाँ। पे और उससे नीचे जा ही नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं उनको पता ही नहीं होता हम कितना खा रहे हैं, बस वो 3 अंडे 2 ब्रेड इस तरह करके लेना शुरू कर देते हैं, उनको कैलोरीज का कुछ नहीं क्या पता होता। नाहिल, बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं। I was about to ask this कि देखिए लोगों को नहीं पता कि अच्छा अंडे में कितनी कैलोरी है, चपाती में कितनी कैलोरी है, फुल मखाने में, दूध में, सो कोई आसान तरीका होता है, कोई एप्स होती हैं जिसमें आप बता देते हैं कि मैं आज ये खाऊंगा तो मुझे मालूम हो जाए कि इतनी कैलोरीज मैंने कंज्यूम की हैं? इज देयर एनी ऐप जो कि स्मार्ट वॉच इजी हो? भी अब बता दो। हाँ, स्मार्ट वॉच भी हेल्प करती है। सेकेंडली ये है कि गूगल पे अगर आप लिखोगे ना कैलोरी कैलकुलेटर्स, ठीक है। या आप मोबाइल पे सर्च करते हो तो तो आराम से आपको मिल मिल जाएगा। जाता है, आराम से मिल ओके। जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप एक्सचेंज लिस्ट लिखोगे गूगल पे, तो वहाँ पे एक्सचेंज लिस्ट आ जाती हैं बहुत सारी। एक्सचेंज लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कैलोरीज दी गई होती हैं हर फूड आइटम की। ठीक है, तो वो इतनी एग्जैक्ट तो नहीं होती, लेकिन आपको प्रॉपर पता चल जाता पता है। चल जाता है। सो आप खुद भी अपना वहाँ से जाके कंफर्म कर सकते हो ऐप को और एक्सचेंज ओके, कैलोरी को। सही। अपने वेट के हिसाब से कैसे मालूम होता है कि अच्छा अगर मेरा ये वेट है तो दिस इज द हेल्दी कैलोरी जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, और अब मुझे डेफिसिट करना है तो मैं कितना डेफिसिट करूं तो वो हेल्दी ही रहेगा एज वेट वाइज? इज इट इजी टू कैलकुलेट? यस, वेरी इजी। अच्छा, इसमें आप ये करोगे कि आपने कैलोरी कैलकुलेटर पे जाना है गूगल पे, वहाँ पे आपकी एज, वेट, हाइट सब कुछ मांगा होगा, आपने बस वो फिल करना है। वो आपको मेंटेनेंस भी दे देगा और कैलोरी डेफिसिट भी दे देगा। वैसे अगर आपकी मेंटेनेंस 1500 है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आप वेट लॉस करो, तो पहले आपने 100 कैलोरीज माइनस करनी है, यानी 1400 से स्टार्ट करें। ठीक है, फिर 7 डेज बाद आप उसको 1300 कर दें और फिर Okay. 15 डेज आप उसी कैलोरी पे रहें। ठीक है। ठीक है, मतलब कैलोरी कम करने से कुछ नहीं होता, बस आपने डेफिसिट दे दिया एक दफ़ा, बस उसी पे रहें, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर स्टक होता है फिर थोड़ी सी कम करके देख लें या थोड़ी सी बढ़ा के देख लें कैलोरीज को, तो इस तरह से आप वेट लूज़ करते अच्छा, और देखिए वाकई लोग फाकों पे आ जाते हैं अक्सर औकात, और वो कहते हैं कि बस वही डाइट प्लान है उसी को ही हम फॉलो करें चाहे आपका वेट स्टक हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, हेल्दी वे में। हम हमेशा इसको इनकरेज करते हैं कि हेल्दी वे में आपने अपना वेट लूज करना है। आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों मेरे पास क्लाइंट आई, उनका वेट 55 था। 55 हम मानते हैं एक परफेक्ट वेट है, ठीक है। उनकी हाइट भी इतनी नहीं थी, 5'4" होगी उनकी हाइट। शी वॉज कंप्लेनिंग, नहीं मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत मोटी हूँ। शी वॉज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू अ 100 kg पर्सन। तो हमारा जो माइंड सेटिस्फेक्शन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो आपको वही टॉर्चर आप फेस करोगे जो एक 100 kg वाला बंदा करता है। लोगों को ये समझने की भी बहुत ज़रूरत है। मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ये बात ज़रूर करूँगी कि पता नहीं क्यों हमें वो एक जो कॉन्सेप्ट था ना काफ़ी पहले कि हमें ज़ीरो फिगर चाहिए और ये वाली चीज़ें, इससे हमें निकलना चाहिए। और वाकई अगर आप देखने में भी उन लड़कियों को देखें जिनका वेट एक हेल्दी वेट होता है, वो उन पे हर चीज़ प्यारी भी लग रही होती है, ऐसा कपड़े ही है। प्यारे लग रहे होते हैं, यू नो, एक हेल्दी फेस होता है। सबसे बड़ी बात
सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ हड्डियाँ दिख रही हैं, आप इतने पतले लग रहे हैं और आप कह रहे हैं जी जी मैं तो पतले हूँ, नहीं, आपको एक अच्छा वेट मेंटेन करना है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, खुद अच्छा फील करने के लिए, एट द सेम टाइम थोड़े से वो जो दिमागी मसाइल है ना और उनकी भी बॉडी बात शेमिंग है। बहुत ज़्यादा करते हैं ना लोग, हाँ। फ्रेंड्स हो गए, कोई भी आपको Spouse कह even. देगा, स्पाउसेस इवन। तो उसमें यह है कि अगर कोई आपको बॉडी शेम कर रहा है ना, तो आप आगे से उनको बताओ कि नहीं, आई एम गुड, आई लुक गुड, मेरा माइंड सेटिस्फाइड है, मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। तो अगला बंदा जो है ना, वो नेक्स्ट टाइम आपसे वो बात ही नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हम ट्रिगर होने देते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, और हम अगले को कुछ कहते भी नहीं हम हैं। मौका देते हैं ना, वो हाँ। पूछते हैं उससे मैं मोटा तो नहीं लग रहा या हाँ। मोटी तो नहीं लग रही, जब आप पूछोगे अगला जवाब तो देगा, हाँ। तो भाई ना ही पूछो उससे बेहतर है। और अगले के लिए मोटे पतले की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है हाँ। और आपके लिए डिफरेंट है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप एक हेल्दी वेट में हैं, तो आई थिंक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के Thank लिए, you. और हमेशा आती हैं और बड़े मज़े मज़े की टिप्स हमें देकर जाती हैं। फॉलो किया करें, और जो फॉलो करते किया हैं और करें। फायदा भी उठाते हाँ। हैं। यस, हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इस सवाल के साथ इस सेगमेंट का करते हैं आगाज़ कि क्या आप पायलट बनना चाहते हैं, हवाबाज बनना चाहते हैं, एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। चूँकि एक ऐसे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया जिन्होंने डिग्री की पहले कंप्यूटर साइंस में, बट ही स्विच्ड हिज प्रोफेशन। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पायलट बनना है। फिर उन्होंने पायलट बनने के जो सारे प्रीरिक्विजिट हैं वो पूरे करने शुरू कर दिए। एक पूरा प्रोसेस होता है, आज हम प्रोसेस भी आपसे शेयर करेंगे। प्लस जिस तरह उसमें आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजी, इंटरवेंशन, एवरीथिंग, सिमुलेटर्स का रोल, कैसे उसमें आप बेहतर तौर पर गाइडेंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसका एक इंटरेस्ट और डेवलप आपके अंदर और हो ये सकता है। शौक कितना महंगा है, हाँ, कौन कर सकता है, रिटर्न नहीं, कितना बट देन अच्छा है। अगेन रिटर्न कितना अच्छा है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी हारिस मलिक। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। हारिस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये पहले क्यों कंप्यूटर साइंस में सोचा ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद पहले जो है पैसे वो- उथे लाए, हुन पैसे अब लाए। इधर बेसिकली मेरा पायलट बनने का शौक शुरू से था, बट आई हैड टू डू इट माई सेल्फ बिकॉज इट्स नॉट वेरी चीप। तो आई थॉट कि पहले मैं डिग्री करूँगा, अपना अर्निंग स्टार्ट करूँगा, और फिर मैं अपने ओन के ऊपर जो अपना शौक है वो पूरा करूँगा। Okay. बिकॉज इट्स अ बिग अमाउंट, मैं इसको उस तरह रिस्क नहीं कर सकता था कि मैं पेरेंट्स से करूँ। तो आई थॉट कि आई वुड अर्न फर्स्ट एंड देन स्टार्ट इट। ओके, ज़बरदस्त। थोड़ा सा बताएं कि अभी जो आपकी इस वक्त चल रहे हैं उसमें कितना अर्सा होता है डिग्री का, उसमें फिर आवर्स किस तरह से कंप्लीट करने होते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस बता देंगे, हाउ लॉन्ग दैट प्रोसेस इज एक्चुअली। सो बेसिकली 2 साल का प्रोसेस है। 2 साल से पहले आप सबसे पहले जो आपका होता है, आप एकेडमी में एनरोल करते हैं, आप अपनी ग्राउंड स्कूलिंग लेते हैं विच इज़ अराउंड 4 मंथ्स। ठीक ठीक है, उस 4 मंथ्स के बाद दे सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू सिविल एविएशन, और आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस जो है ना वो इशू होता है। इसी के दौरान आपका एक सिविल एविएशन का एक मेडिकल भी होता है, क्लास 1 मेडिकल होता है। वो बेसिक आपकी जो मेडिकल फिटनेस है वो चेक करने के लिए होता है। आप जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ग्राउंड स्कूलिंग, आपकी मेडिकल फिटनेस और ये सारी चीज़ें, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होती है। उसके बाद दे अप्लाई फॉर योर SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस जिस दिन आपका आता है, उस दिन से लेके आपके पास 2 साल हैं। आपने उसके अंदर जो है 180 आवर्स कंप्लीट करने हैं, और आपके 13 CPL के एग्जाम्स होते हैं जो आपने देने हैं इसी टाइम के ठीक अंदर, और इसी दौरान में फिर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, आप जल्दी एग्जाम दें, जल्दी क्लियर करें, आप जल्दी से अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करें। देर आर पीपल जिन्होंने साल के अंदर भी किया हुआ है। अच्छा, जो फिटनेस की आपने बात की, उसमें क्या क्या मेडिकल टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं? एक हाइट का फैक्टर होता है, होता भी है कि नहीं? एट द सेम टाइम विजन का भी होता है कि आई साइट इतनी होनी चाहिए? बेसिक क्या चीज़ें होती हैं? आई साइट बेसिकली आपकी आई साइट से ही होनी चाहिए विद ग्लासेस। यू कैन 6x6 आपकी Okay. विद ग्लासेस 6x6 हो तो glasses. जी। हाइट इतना मैटर नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि कमर्शियल एविएशन है, यहाँ पे उस तरह की फिजिकल आपकी जो है ना स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होती जिस तरह एयरफोर्स वगैरह में होती है। सही। तो यहाँ पे हाइट का इतना इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो विजुअल, आपकी जो आइज़ हैं वो विद ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए। सही, तो ये यू कैन mandatory फ्लाई है। विद ग्लासेस। ओके। अच्छा, पाकिस्तान में किस किस जगह पर ये अवेलेबिलिटी होती है कि आप जाएं और वहाँ पे पायलट का कोर्स कर लें? पाकिस्तान में अभी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, और लाहौर में है, और कराची में फ्लाइट अकेडमीज वगैरह। That's it, 3 जगहों जी, पर? अभी यहीं पे हैं। वैसे मुल्तान में भी थी, पेशावर में भी थी, वो भी अकेडमीज फॉर टाइमिंग बंद हुई हुई हैं। पायलट बनना कितना महंगा है?
रफली अगर मैं आपको एक लमसम अमाउंट बताऊं तो you need around 1 to 1.25 crore rupees. ऑलराइट, नो for मैटर this. वेयर एवर यू आर, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है. हाँ, थोड़ा बहुत रेट्स का फ़र्क आता है फ्लाइंग में. ओके. तो आप इसलिए मैंने 1 to 1.25 करोड़ की अमाउंट बताई है कि रेट फ्लक्चुएट होते हैं. इसमें एग्ज़ाम्स भी हैं आपका मेडिकल भी हो रहा है, आपकी ग्राउंड स्कूलिंग भी है और आपकी फ़्लाइंग भी है. मेन जो पोर्शन है वो आपकी फ़्लाइंग है, बिकॉज फ्लाइंग इज़ एक्सपेंसिव. 180 आवर्स करने होते हैं और वो पर आवर कॉस्ट होती है, विच इज़ रफली 40 to 50,000 डिपेंडिंग ऑन द अकेडमी. राइट. और रुझान क्या देखा आपके आसपास, क्या स्ट्रेंथ होती है? ये मैं इसलिए सवाल रख रहा हूँ ताकि हमें ये समझ भी आए कि तो कि रुझान के दूसरा है कि कितनी रिक्वायरमेंट है इन एयरलाइंस को, कितने लोग हैं, कितने नए पायलट्स हैं जो कि हमें चाहिए. बेसिकली जब मैं अपनी अगर बात करूं, जब मैं क्लास में था तो वी हैड अराउंड 30 to 40 पीपल, जिसमें 18 to 19 वर CPL स्टूडेंट्स. और फिर फ्लाइट ऑपरेशंस का भी होता है, वो हमारे साथ सेम जो हमारी स्टडीज़ हैं वो लेते हैं. अब जहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात ये कि CPL वालों की रिक्वायरमेंट बीच में काफ़ी अभी टाइम जो था, पहले काफ़ी टेंस टाइम था कि एयरलाइंस वगैरह इंडक्ट नहीं करी थी स्टूडेंट्स को. अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी अपनी फ्लाइंग अकेडमी जो है उसके 5 जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको PIA ने डायरेक्टली हायर किया है. अच्छा. तो उनकी 20 उन्होंने सीट्स थी, 20 लोगों को हायर करना था, 5 उन्होंने हमारी अकेडमी से किए हैं और वो लोग इंशाल्लाह डायरेक्टली अब एयरलाइन में फ्लाई करेंगे. तो डिपेंड्स कि जो एयरलाइंस उनके हालात भी जब अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह पायलट की नीड है, काफ़ी पायलट्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं. इट्स अ साइकिल कि आपके जिस तरह मैं हूँ, मैं जैसे CPL कर लूँगा, आई वुड प्रेफर डूइंग फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स अपनी अकेडमी में, ताकि मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्ड करूँ एयरलाइन में जाने के लिए. बिकॉज एयरलाइन रिक्वायर्स एक्सपीरियंस. तो आपसे 1500 घंटे मांगते हैं. ये देयर आर कैडेट प्रोग्राम्स वगैरह, जिस तरह अभी PIA का एक ऐड आया हुआ है एयरबस A320 के डायरेक्टली, इसमें उन्होंने 200 घंटे मांगे हुए हैं. ओके. जो डायरेक्टली आप CPL करके आप उसमें जा सकते हैं. ठीक है. तो वो बाय लक उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है कि आप टेस्ट में अच्छे नंबर लें. उसमें ज़्यादा लोग अप्लाई करते होंगे, सीट्स कम होती होंगी. एग्जैक्टली. तो बाकियों के लिए यही है कि थ्रू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर वो अपने घंटे बिल्ड करें. टेक सम टाइम बट हो जाता है. पेशेंस जो है वो पेशेंस रिक्वायर्ड होती है. बिल्कुल. और पैसे पैसे लेकिन पैसे तो रिटर्न हो जाते हैं ना, ये भी तो एक अच्छी चीज़ है कि विद इन अ ईयर आप जितना पैसा आपने स्पेंड किया हुआ होता है, आप जब हायर आपको कर लिया जाता है तो आ जाता है. इज़ इट डिफ़िकल्ट बच्चों का, किन यंगस्टर्स का हम रुझान देखें कि अच्छा वो इस तरफ लगता है कि हाँ इंक्लाइंड है, वो बन सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है? बेसिकली एविएशन जो पूरी फील्ड है, इट रिक्वायर्स पैशन एंड हार्ड वर्क. कोई भी काम करना आसान नहीं होता, आपको पता होगा. तो एविएशन में आपकी पेशेंस सबसे ज़्यादा टेस्ट होती है. ठीक है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है. इट्स नॉट हार्ड बट इट्स चैलेंजिंग. कि ये वो चीज़ें जो जिस बंदे को शौक है वो कर लेता है. तो आपको अपने अंदर एक शौक पैदा करना पड़ता है एविएशन के लिए कि मैंने करना है. एंड वंस यू एंटर एविएशन देयर इज नो वे गोइंग आउट कि आप अब अगर आपने आधी फ्लाइंग कर ली है, आपने इतने पैसे स्पेंड कर लिए, यू कैन नॉट गो बैक. यार मैं छोड़ रहा हूँ. तो घर वाले भी कहेंगे पुत्र हो नगे ही अगे. अच्छा, आप लोगों को ट्रेनिंग किस तरह की भी दी जाती है, क्योंकि आप पेशेंस की बात कर रहे हैं कि पैनिक नहीं करना किस तरीके से उस सिचुएशन में? बिकॉज अक्सर हम जो वीडियोस कुछ सामने आ रही होती हैं जिसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है जहाज़ में, तो उसमें हमने कुछ पायलट्स को पैनिक करते हुए देखा है, लेकिन कुछ इतने ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बिकॉज वो कम्युनिकेशन उस टाइम की सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज अपनी जान भी और बहुत सारे और लोगों की जान भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है एक किस्म की. तो ये कितना मुश्किल होता है, किस तरह से आप लोगों को ट्रेन किया जाता है इस हवाले से? जैसे ही हमारे 180 घंटे इसमें हमें डिफरेंट एमरजेंसीज भी ट्रेन कराई जाती हैं. उन्होंने सिमुलेटर्स की बात की थी, तो सिमुलेटर इज़ समथिंग जिसमें आप बगैर रिस्क के आप एमरजेंसीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं. द मोर यू प्रैक्टिस एमरजेंसीज द मोर यू विल नो हाउ टू कोप विद देम. रियल लाइफ में और सिमुलेटर में जो फ़र्क है वो यही है कि आप जो है ना, आपके ऊपर प्रेशर और स्ट्रेस रियल लाइफ वाला नहीं है. क्योंकि रियल लाइफ में वेदर आप एक रिस्क के अंदर मौजूद है, सिमुलेटर में आप एक क्या रिस्क नहीं है. तो यू ट्रेन थ्रू सिमुलेटर्स एंड रियल लाइफ टू. आप इनको मिला के ट्रेन करते हैं अपने आप को, और आपके जो पेशेंस लेवल है दैट हैज़ टू बी हाई. बिकॉज आप कि अगर 2 पायलट्स फ्लाई करें, जहाँ से अगर पीछे 200 बंदे हैं तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है. फॉर एग्जांपल इफ़ एन एयरक्राफ्ट डिचेज इन द ओशन, तो पायलट्स की जिम्मेदारी है पहले सारे बंदे इवैक्यूएट करेंगे एंड द लास्ट 2 पीपल हु लीव द एयरक्राफ्ट आर द पायलट्स. तो यू हैव टू हैव गुड पेशेंस लेवल. आपकी जो स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है वो अच्छा होना चाहिए. और ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम ये ट्रेन भी करते हैं. जैसे मैंने मेडिकल की बात की थी, उसमें एक काफ़ी मतलब स्ट्रेसफुल टाइप एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. उसमें दे सी कि आर यू साइकोलॉजिकली फिट
कैन यू हैंडल प्रेशर, तो वो 3-4-5 घंटे का एक रिटन टेस्ट होता है जो हम देते हैं वहाँ पे जाके, तो उसमें भी हमारी पेशेंस काफ़ी टेस्ट होती है, तो दे टेस्ट अस बिफोर इंडक्टिंग अस इस सारी चीज़ में। तो ट्रेनिंग जो है उसमें आपको काफ़ी पार्ट होता है ना इस चीज़ का कि हाउ यू कोप विद इमरजेंसीज एंड एवरीथिंग, वो आपको ट्रेन कराते हैं। ओके, आपने सिमुलेशन की बात भी की, मैं पढ़ रहा था कि आपने वर्चुअल एविएशन में भी खासा काम किया, इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आयरन सिमुलेशंस और व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन इन दैट? बेसिकली फ्लाइट सिमुलेटर्स आर सॉफ्टवेयर्स या गेम्स यू कैन से देम, जिनके ऊपर लोग जो है ना घर में बैठ के फ्लाइंग सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो यू कैन लर्न ऑल द प्रोसीजर्स ओके जो रियल लाइफ वाले हैं ऑन अ गेम और अ सिमुलेटर, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। आयरन सिमुलेशन वाज माय स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग। पाकिस्तान में फ्लाइट सिमुलेटर में होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्लाइंग एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो मुझे वहाँ की एक रियल सीनरी चाहिए, मुझे जो एयरपोर्ट है वो रियल की तरह दिखता हुआ चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सिमुलेशन में आयरन सिमुलेशन जो है वो सीनरीज वगैरह और एयरपोर्ट के 3D मॉडल्स क्रिएट और इट्स जस्ट लाइक अ गेम? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ओके, अभी आपके ऊपर है कि आपने इसको एज अ गेम यूज करना है। नहीं, व्हाई आई एम आस्किंग दिस बिकॉज़ मैं घर बैठे उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा, बिल्कुल। दैट मींस किसी को अगर शौक है और बच्चे हैं अगर और वो इसको यूज करना चाहते हैं तो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट इट? माइक्रोसॉफ्ट का फ्लाइट सिमुलेटर है, यू कैन बाय इट ऑनलाइन थ्रू विंडोज़ का जो स्टोर है, ओके आप वहाँ से ले सकते हैं। जो बच्चे गेम्स खेलते हैं ओके वो अगर स्टीम के ऊपर जाएं तो स्टीम के ऊपर भी अवेलेबल है, यू कैन बाय इट ठीक फ्रॉम है। दैट। यू हैव टू Okay. बाय द बेसिक पैकेज, उसके ऊपर देयर आर एड ऑन्स अब वगैरह। क्या वो एक्सपेंसिव है? वो भी एक्सपेंसिव है बट नॉट ऑब्वियसली कितना एज है, क्या एक्सपेंसिव। कॉस्ट है एस्टिमेटेड? फॉर Basic एग्जांपल package. मैंने माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर का जो स्टैंडर्ड पैकेज है जिसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं, सीनरीज बाय डिफॉल्ट आती हैं उनकी तरफ से, जो बेसिक पैक था अभी 2024 में जो आया था वो मैंने 13,000 रुपये का लिया था माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से। ठीक है। तो पाकिस्तान की रीजन में एक चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टोर की प्राइसेस हैं वो कम है थोड़ी, सही। वो डिस्काउंटेड प्राइसेस आती हैं, वो PKR में आती हैं, वो डॉलर्स में नहीं आती। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि यू कैन गेट देम चीपर। 10-15 हज़ार के अंदर मिल जाएगा आपको? जी बिल्कुल। ओके, और नो मैटर व्हाट एज ब्रैकेट यू आर इन, अगर आपको शौक है तो आप पहले आई थिंक ये कर लें। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक तो आपको जरा मालूम भी हो जाएगा उसकी चैलेंजेस और थोड़ा सा आप उससे सीख बच्चों को बड़ा पाएंगे। शौक होता है शौक भी होता है सभी, और देखें कितना अच्छा है कि शौक डेवलप करें बच्चों के अंदर। प्लस अगर आप स्कूल लेवल पे आपका शौक डेवलप हो गया तो फिर आपको पता है कि FSC के बाद आप प्रॉब्ली कर सकते हैं एग्जैक्टली। एट अ वेरी यंग एज। आप अपना OA लेवल्स करें, मैट्रिक FSC करें, आपने पहले से गेम खेली हुई है, सिमुलेशन आपने थोड़ा सा समझा हुआ है उसको, आप अपना कोर्स वोर्स करें, फ्लाइंग आवर्स जो भी आपके हैं वो पूरे करें एंड गुड टू गो। बिल्कुल ऐसी है, जहाज़ उड़ाएं, उसके बाद बहुत आगे जाएं। बिल्कुल अच्छा, एग्जैक्टली। हायरिंग जो है क्या वो भी आसानी से हो जाती है? बिकॉज जिस तरह स्लॉट्स होती हैं आपने बताया, लोग कोई भी जा सकता है, आवर्स पूरे कर सकता है, और उसके बाद हमारे हाँ, पास तो space इतनी इतनी होती है ज़्यादा फिर। तो एयरलाइंस तो है नहीं, और उन एयरलाइंस में भी इतनी स्लॉट्स नहीं होंगी, तो क्या कितना वेट करना पड़ जाता होगा उसके बाद भी? अगेन लक का प्रोसेस है। इस तरह अभी PIA का एक ऐड आ गया A320 का, जिस तरह मैंने आपको बताया, उस पर उन्होंने 20 सीट्स खोली हुई हैं कि 20 लोग जो हैं वो हायर करेंगे। ऑब्वियसली अप्लाई तो कोई 400-500 लोगों ने किया हुआ होगा, सही बात है। उसमें से 20 लकी लोग होंगे जो जाएंगे। जो बाकी लोग हैं उनके लिए वे आउट यही है कि आप जैसे CPL करते हैं, यू एनरोल इन द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स, जो कि ऑलमोस्ट हर एकेडमी करा रही होती है। ओके, फिर आप उसी एकेडमी के अंदर एज एन इंस्ट्रक्टर और एनरोल आप उससे आपको अर्निंग भी हो जाती है, Earning भी हो जाती है आवर्स भी और- पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल। और जब मौका मिले आप में आप भी airline किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ भी आप जा सकते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि आपने कोर्स भी किया, आपने आवर्स भी पूरे कर लिए, जिस तरह आपने कहा कि विद क्लासेस आपकी ISET 6x6 होनी चाहिए, फिजिकली उस तरह रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी, एज भी, वेट भी, हाइट भी, एवरीथिंग, फिर भी क्या ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि जिस पे आपको ग्राउंड कर दिया जाता है कि नो यू कैन नॉट फ्लाई, आप ग्राउंड स्टाफ होंगे, ऐसा होता है या नहीं होता? इट ऑल डिपेंड्स कि अगर ड्यूरिंग फ्लाइंग आपको कोई मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई मसला आ गया, फॉर एग्जांपल अगर एक रूल है सिविल एविएशन का कि अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह कराई है, लोकल एक होती है लोकल एनेस्थीसिया और एक जनरल एनेस्थीसिया में, तो अगर आपने जो लोकल एनेस्थीसिया की बजाय जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी कराई तो उस पर आपको 2-3 महीने के लिए ग्राउंड कर देते हैं। इसी तरह कोई अगर आपको अंदर परमानेंट मेडिकल फिटनेस का इशू आ जाता है जो फ्लाइंग को अफेक्ट कर रहा है, अगर आपकी आई साइड वीक हो जाती है, विद ग्लासेस भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, देन यू गेट ग्राउंडेड। ठीक है। तो उसके अलावा जो आपके डिसिप्लिन है उस पर भी यू गेट ग्राउंडेड। अगर आप यू आर नॉट एक्टिंग प्रोफेशनल, वहाँ पे हवा में कोई मसला पेश आता है, इमरजेंसी पेश आती है और वो आपकी अपनी गलती की वजह से जिसको आप सही कर सकते थे, तो तब भी यू मे गेट ग्राउंडेड, बिकॉज गलती का मार्जिन नहीं है ना। बिल्कुल ये- exactly, ये बहुत बड़ा- जाने अच्छा, आपके किसी को अगर डायबिटीज़ है, मैं बेसिक बीमारियों की बात कर रही हूँ, डायबिटीज़ है, एस्थमा है, ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्ट इशू है, क्या ये वाली बीमारियां जिनको हैं क्या वो लोग भी कर सकते हैं अगर वो मेडिकेशन पे हैं? बिकॉज ये तो कुछ ऐसी ये बीमारियां ऐसी हैं Common जो भी है ना कि बहुत।
जो कि ये कि कॉमन भी है और ये तो सडन हो सकती हैं इनका अटैक? अब जब हम मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं, एक मेडिकल का फॉर्म आता है, उसमें कोई 20-30 बीमारियां उन्होंने पहले ही पूछी हुई होती हैं। अच्छा, क्या आप बताएं आपको ये है या नहीं, यू हैव टू आंसर इन येस और नो। तो एस्थमा वगैरह ये सारी चीज़ें, इट ऑल डिपेंड्स। मुझे भी एक इशू था डीएनएस का, मेरा नाक जो था वो क्योंकि टेढ़ा था तो मुझे एक साइड से मुझे सांस नहीं आता था, तो मैंने ऑपरेशन करवाया, उसको सही करवाया, फिर अप्लाई किया मैंने मेडिकल के लिए। तो यू हैव टू बी मेडिकली फिट, इतना कि आपको ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए। और अगर हैं भी तो आप उसे मैनेज कर रहे हो हाँ, अगर आप उसको सही कर लेते हैं फिर मसला नहीं है। अब तो डायबिटीज भी रिवर्स हो जाती है अगर आपने अच्छा अपनी डाइट प्लान रखा हुआ, एक्सरसाइज आपने की हुई है। लड़कियां कितनी आ रही हैं इस फील्ड में? लड़कियां काफ़ी होती हैं हमारे साथ। मेरे अपने बैच में फीमेल्स थी, हमारे साथ जो अगले बैचेस आए हैं उन सब में अराउंड अगर 10 लोग हैं पायलट्स हैं तो देर अराउंड 3 to 4 फीमेल्स एज वेल जो फ्लाई कर रही हैं। तो आजकल फीमेल्स आर फ्लाइंग एज वेल एंड दे कैन, उसी तरह अपॉर्चुनिटीज हैं एयरलाइंस में। एग्जैक्टली। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन उस तरह इतनी ज़्यादा नहीं होती फ्लाइंग अंदर एज अ पायलट प्रोफेशन जो है ना, उसमें आई डोंट फील की डिस्क्रिमिनेशन होती है इतनी ज़्यादा। हमें तो जब भी आवाज़ आई है जहाज से भाईजान की आई है वो ज़्यादातर जो मर्द होते हैं वो ऑप्ट करते हैं इस प्रोफेशन को ना, लड़कियां बहुत कम होती हैं जो इस तरफ उनका रुझान होता है। ओके, क्या आ रही हैं जैसे हमने कहा 30 to 40% आ रही हैं। और मैं तो कहती हूँ जो 2 पायलट्स होते हैं जहाज में, 2 ही पायलट्स होते हैं, राइट? जी जी जी। हाँ, तो 2 जो पायलट्स होते हैं उन 2 में से वहाँ पे भी जेंडर बैलेंस होना चाहिए, एक लड़की और एक लड़का। हर एयरलाइन को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए सो दैट खवातीन ज़्यादा आएंगी भी और उस प्रोफेशन को वो ऑप्ट भी करेंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्ट करने के ज़्यादा 2 लड़के मसाइल इकट्ठी नहीं हैं। होनी चाहिए। हाँ, वो ये भी रहेगी वैसे अंदर। एहतियात करें। थैंक यू सो मच हारिस, इट वाज बहुत नाइस शुक्रिया। हैविंग यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस। आजकल वैसे भी इसका रुझान बहुत बढ़ चुका है माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब हेल्थ कॉन्शियस भी हो चुके हैं। जिम्स जाना या फॉर दैट मैटर ट्रेनिंग्स करना और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना, यानी ये नहीं है कि बस सिर्फ जिम चले जाना है और आपको लगता है कि सब कुछ हो गया। नो, वहाँ पे जाके प्रॉपर ट्रेनिंग करना, फिर अपने डाइट का ख्याल रखना। एंड इफ़ यू नॉट गोइंग टू जिम तो अदरवाइज भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट करना है इस बॉडी पे ताकि मैं हेल्दी हो सकूं। सो आज हमारा ये मौजू है जिसमें जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज़। क्योंकि मैं पढ़ रहा था उनसे मुताल्लिक कि मिस्टर नौशहरा रह चुके, जो कि बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मिस्टर नौशहरा, मिस्टर पेशावर, मिस्टर केपी एंड मिस्टर पाकिस्तान माशाल्लाह। एलीट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन और ट्रेनर हैं। 800 से ज़ायद ट्रांसफॉर्मेशंस करा चुके हैं। तो अक्सर हम देखते हैं ना किसी के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जा कर के एक पुरानी पिक्चर होती है कुछ 4 साल पुरानी या 5 साल पुरानी या साल पुरानी, और फिर एक लेटेस्ट पिक्चर होती है, हम कहते हैं व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर हम कहते हैं कि कौन है इसके पीछे। हाँ। अच्छा, ये भी होता है कि बाज़ फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं वो डाइट प्लान जब प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेशन और सर्टिफाइड प्लान होता है उसके मुताबिक नहीं दे रहे होते, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो बैलेंस डाइट एक तरह से नहीं होती। तो इनकी हम बात करें, ये सर्टिफाइड बुनियादों पर डाइट और फिटनेस जो है वो फराहम कर रहे हैं। सभी देखें कितना इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक बुनियादों पर आपको डाइट प्लान देना। वाई? बिकॉज कुछ जेनेटिक प्लान्स होते हैं, कुछ लोगों पे अमल उसका होता है, कुछ पे उसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो बड़ा अच्छा साइंटिफिक बुनियादों पे कि आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली प्लान का सामने आना। सो वी हैव विद अस सलार खान, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल तो सुबह से रात तक जिम ही होते हैं। बस हमारी रूटीन ही इस तरह ही है, सुबह उठ के भी जिम और शाम तक रात को भी जिम में ही होते हैं। अच्छा, वैसे इतने लोगों को जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो ऐसे में अपनी फिटनेस पे कैसे ध्यान दे पाते हैं टाइम के पर्सपेक्टिव से? एंड देन ऑब्वियसली इतने सारे जब क्लाइंट्स होते हैं तो उनका डिफरेंट वर्कआउट होता है। मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मेरी डेली रूटीन जो स्पेशल क्लाइंटेशन है वो तकरीबन 30 से अबव है। ओके। मैं सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठ के अपनी वर्कआउट वगैरह करके कार्डियो शार्डियो करके उसके बाद मेरी फिर रूटीन यही शुरू हो जाती है। मैं अपने क्लाइंटेशन को टाइम देता हूँ। ठीक है। तो रात को ही 2 बजे तक 1 बजे तक से ही अपने स्पेशल क्लाइंट्स को ही डील कर रहे होते हैं। तो आप खुद रेस्ट कब करते हैं? फिर बॉडी रेस्ट भी चाहिए। हाँ, रेस्ट तो बिल्कुल चाहिए, मगर हमारी रेस्ट है ही नहीं है। मेरी रूटीन बहुत टफ है। बहुत से लोग आते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं, इस तरह ट्रेनिंग के लिए दूर दूर से आते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हमारी जो रूटीन है, एक ट्रेनर की रूटीन बहुत टफ होती है। हमें मील्स भी बड़े मुश्किल से ट्रेनिंग देते देते मील्स ले रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना।
ओके, और थोड़ा बताएंगे मिस्टर नौशहरा, मिस्टर पेशावर, मिस्टर के, मिस्टर पाकिस्तान कब कौन सा टाइटल? ये मिस्टर नौशहरा, मिस्टर पेशावर और जो KPK है, इसमें तो इतना गैप ही नहीं था, बीच में 1-2 मंथ्स का गैप था। जो नॉन स्टॉप फर्स्ट टाइम मैं कंपटीशन खेलने गया, जब दिल किया कि मैंने कंपटीशन भी खेलनी है, तो फर्स्ट टाइम मिस्टर नौशहरा खेलने गया, तो वो उसी टाइम में जीत भी गया था नॉन स्टॉप, कोई कंपेटिटर था भी नहीं उस टाइम। ओके, तो फिर मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि आप ये जो अभी 1 मंथ बाद दूसरा कंपटीशन वो भी खेलें, तो वो भी नॉन स्टॉप 1 साल में 3 कंपटीशन नॉन स्टॉप में जीत गया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारी एक दोस्त है, इसी तरह एक शो में आ गए, तो वहाँ से फिर हमारा ग्रो हो गया। तो इस्लामाबाद हमें किसी ने अप्रोच किया, तो यहाँ पर एज ए ट्रेनर में आया था, तो ट्रेनर ज्वाइन किया दूसरे जिम में, तो साथ साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन होती गई, नाम बढ़ता गया सोशल मीडिया पे। फिर मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी शुरू की, तो मिस्टर पाकिस्तान जब मैंने 2022 में खेला तो वो फिर जीत गए थे। तो साथ साथ इस तरह नाम बढ़ता गया, लोग आते रहे, मिलने शुरू हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, तो उससे और भी मेरी ज़रा जर्नी अच्छी हो गई थी। तो बस वो शुरू हुआ और चल रहा है भी फ़िलहाल। चलें, ज़बरदस्त। और अब मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे सामने ज़रूर हैं, बिकॉज अब बहुत अच्छा लगता है, रुझान बढ़ गया फिटनेस का, लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं। अब मैं वाकई देख रही होती हूँ कि जब भी कोई ऐसा खाना सामने आता है तो समहाउ बेशक खा लेते हैं वो, लेकिन दिल में उनके ज़रूर आ रहा होता है कि एक अनकंफर्ट सी फीलिंग आ रही होती है कि नहीं पता खाना होता है या ना कुछ क्या अनहेल्दी करें, अनहेल्दी है, पता होता है, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। अच्छा, वेट लॉस के लिहाज से जो लोग आपके पास आते होंगे ज़्यादातर लोग कि या वेट गेन के लिए आते हैं, बल्किंग के लिए आते हैं, ज़्यादातर वेट लॉस के लिए आते हैं। बर्गर पिज्जा खाया फिर आगे सरदार भाई के पास। नहीं तो देखिए, देसी भी तो उतना ही खतरनाक है ना, अगर उसमें बिल्कुल। क्योंकि आप जो बाहर से देसी खाने खा रहे होते हैं, कढ़ाइयाँ, रोगनी नान और पता नहीं कौन से, और चप्पल कबाब और निहारियाँ जो हैं वो, तो उससे तो मुझे पता नहीं मुझे क्यों लगता है उससे तो बेहतर है आप एक फ्राइड चिकन खा लें, कम से कम उसके अंदर ऑयल उस तरह से नहीं है, बट देन अगेन ऑब्वियसली चिकन का देखिए कॉन्सेप्ट हमारा, अब मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए, मैं अगर वो नहीं भी मना होता तो मैं उनको एक फॉर एग्जांपल मैं उनको बोलता हूँ कि 1000 कैलोरीज के अंदर ही रहें, अब कुछ भी खाएं, ओके, अब 1000 कैलोरीज के अंदर रहें, उससे बाहर ना तो निकलें। ये कौन से वाले क्लाइंट्स होते हैं ये जो फैट लॉस करने तो जो मना ही नहीं हो रहे होते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा एक टारगेट दे तो उधर ही रहें, तो वो उनको उस तरह ट्राई करते करते वो थोड़ा सा उनमें थोड़ी सी सब्र आ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़रा डाइट पे लेकर आना पड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस रूटीन में आ जाते हैं, फिर वो स्ट्रिक्टनेस शुरू कर देते हैं। सो ये कैलोरी डेफिसिट और क्लीन ईटिंग दोनों में कितना फ़र्क है? फ़र्क इतना नहीं है। कैलोरी डेफिसिट पे आप जाओगे तब भी आपकी बॉडी क्लीन ही होगी, फैट लॉस होगा, और बॉडी आपकी ग्रो होना शुरू हो जाएगी, मसल मास जो है ना आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी से फैट और वाटर स्टोर वो रिलीज़ होता जाएगा। मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, इनमें सिर्फ यही मसला है कि उन्होंने 1 साल खा के बढ़ा देना है और फिर आके 1 महीने में कम भी करना होता है, तो ये प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होता है, बस पेशेंस रखना पड़ता है आपका। अगर जितना भी अगर आप कोशिश करते हैं, क्योंकि नेचुरल यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, आजकल तो ये स्टेरॉइड ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं तो किसी को इस चीज़ पे रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लें, थोड़ा पेशेंस रखें, अच्छी डाइट लें और अच्छी एक्सरसाइज करें, बस उसको समझना चाहिए कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज इतना मतलब मैटर करता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं जितनी आपकी डाइट मैटर करती है। अब डाइट पे कंट्रोल करोगे, आप सिर्फ कार्डियो भी शुरू करोगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। ओके, अच्छा, कितने % वेट लॉस के लिए कितने % डाइट होती है और कितने % एक्सरसाइज होनी चाहिए? 75% 70% डाइट होती है, 70-75% डाइट होती है और 25 to 30% जो है वो ये आपकी वर्कआउट है। तो ये जो लोग खाने इतने खाते हैं उसके बाद कहते हैं हम तो जिम लगा लेते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं है मैम। आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो वो सीधा आते हैं कि हमने अब स्ट्रेंथ करनी है, कार्डियो करनी है, तो कार्डियो तो अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ तो वो मैं फ़ैट लॉस के लिए नहीं रिकमेंड करता हूँ। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करोगे, स्ट्रेंथ वर्कआउट यूज़ करोगे, तो आपका फैट लॉस जल्दी होगा, ना कि अगर आप कार्डियो करोगे सीधा आप ट्रेडमिल पे चढ़ जाओ, 1-1 घंटा वॉक करो या दौड़ें, तो वो तो मैं हार्ट हेल्थ के लिए सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, ना कि फैट लॉस होगा। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करोगे, आपके मसल ग्रो होंगे, आपका फैट लॉस होगा, बॉडी आपकी यूज टू होगी। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि स्ट्रेंथ इतनी ज़रूरी है। हमारी जितनी ज़्यादातर फीमेल्स अवाम है यहाँ की, तो वो ज़्यादातर कार्डियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेंथ वर्कआउट पे फोकस करें। ओके, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ना कि आपका जो है ना कार्डियो। अच्छा, कुछ लोग मसल लॉस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेनियर्स
ट्रैकर्स मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ, कहते नहीं हम इसलिए आज कम कर दिए क्योंकि मसल लॉस हो रहा है इससे, हम जिम में एक्सरसाइज प्रॉपरली करना विद डाइट प्लान इज़ गुड बिकॉज आपका मसल गेन अच्छा होता है। उसमें उनको लगता है कि अगर हम वैसे ही बस जाएंगे रोज़ ट्रेल पे जाएंगे हमारा मसल लॉस होगा। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आप एक्सट्रीम कार्डियो कर रहे हो। ओके, मैं वही तो आपको तो बोल ट्रेल्स रहा पे हूँ जाने कि से मसल लॉस होगा। आप ट्रेल पे जाएं, आप डेली कार्डियो करें, ट्रेडमिल्स पे करें, 1 घंटा करें, मगर आपको इतना समझ जाना चाहिए कि आप कितना कैलोरीज इनटेक ले रहे हैं, फिर आप बर्न कितना कर रहे हैं। अगर आप इतना नहीं ले रहे और बर्न उससे ज़्यादा करें तो लाजमी बात है आपका जो फैट लॉस होगा उसके साथ मसल मास भी लॉस होगा। ओके, आपने सिर्फ अपनी डाइट को देख के इंक्लूड करके अपना डेली रूटीन पे वर्कआउट। सो डेली रूटीन, सॉरी, इसीलिए जो है अक्सर जिम से पहले लोग ये होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा खा कर जा रहे होते हैं सो दैट आपकी स्ट्रेंथ तो आप गेन कर रहे हैं, प्री वर्कआउट मील एक लेते हैं, थोड़ा हो बेशक लेकिन वो ले रहे होते हैं। तो ये तो मसल लॉस तो देखें ट्रेल पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, इफ आई एम राइट, तो वो उसमें यही होता है कि आपने उतना आपका डाइट भी हो। अगर आपके स्टमक में ही कुछ नहीं है, आप खा ही नहीं रहे, तो बॉडी जब वर्कआउट कर रही है, आप ट्रेल पे जा रहे हैं या आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं व्हाटसोएवर, तो बॉडी ने कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करना है ना। तो अगर वो फैट नहीं है, अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ, आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपका मसल बॉडी जो है वो यूटिलाइज करना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं 2 पर्सन लूँगा, एक मैं फैटी पर्सन लूँगा, एक मैं थोड़ा सा लीन पर्सन लूँगा। अगर मैं फैटी पर्सन को अगर मैं वर्कआउट करना शुरू करूँगा तो उनको मैं सिर्फ इतना करूँगा कि सिर्फ प्री वर्कआउट में कॉफ़ी आ गई, थोड़ा सा स्वीट पोटैटो 30-20 ग्राम 50 ग्राम। केले बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं, वो सूट नहीं, केले अगर आप एक्सरसाइज से डायरेक्ट आप एक्सरसाइज से पहले केला खाओगे तो डाइजेस्ट होने में वो टाइम लेगा। ओके, तो वो डाइजेस्ट होते होते आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, तो आप कॉफ़ी ले सकते हो, ठीक है। कॉफ़ी लेके आप वर्कआउट शुरू। ये सिर्फ फैट लॉस के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको अगर आप फास्टिंग पे एक्सरसाइज करते हो या कार्डियो कराते हो तो उनका जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो रिलीज तभी होगा। आप उसको फास्टिंग पे एक्सरसाइज कराओगे, फास्टिंग पे आप कार्डियो कराओगे। ओके। अगर कोई लीन पर्सन हो, सिर्फ मसल मास हो, अब उनको बचाने के लिए आप उनको प्री वर्कआउट में आप कोई कार्ब्स इनटेक, जिस तरह स्वीट पोटैटो, वाइट राइस हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गए, तो वो उसको ही जो है यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज करे, उसको एज ए एनर्जी यूज़ करके एक्सरसाइज करे, ना कि वो अपने अंदर जो जितना ग्लाइकोजन स्टोर है वो एक्स्ट्रा निकालेंगे तो उनका मसल मास ही लॉस होगा। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे सारे। अगर वो जो हमारे फैट लॉस है वो भी निहार पेट आएंगे, नहीं हमने तब भी एक्सरसाइज निहार पेट करनी है, उसके बाद ही खाना है। और खाना क्या होता है ये भी नहीं पता था कि पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन इंटेक हाई लेने या अब हमने कार्ब्स लेने। सीधे जाके कहीं बाहर बैठ के बर्गर भी खा रहे होते हैं, पिज्ज़ा भी खा रहे हैं, हमने स्वेटिंग कर दी है, बस अभी हम कल दोबारा कार्डियो करेंगे। तो ये चीज़ इनको नहीं समझ रहे। ये चीज़ समझनी चाहिए कि पोस्ट में क्या लेना चाहिए और प्री में क्या लेना चाहिए। ओके, अब ऑप्शंस और अगर बता सकें प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों की, एक वेट लॉस वालों की भी और एक जो मसल गेन करना चाहते हैं, बल्किंग की तरफ जाते हैं, दोनों के लिए। अब एक चीज़ मैं आपको एक समझाऊँ, मैडम ने एक बात की कि बनाना जिस तरह आपने एक्सरसाइज से पहले, हाँ हम उसको तब ले सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज रूटीन इस तरह के हम 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक लीन पर्सन है, उनका सिर्फ मसल मास है, हाँ उनके लिए उनकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, गर्मी है रिलीज हो रहे हैं, पोटेशियम रिलीज हो रहा होता है। तो उस दौरान आप इंट्रा वर्कआउट में 1 बनाना ले सकते हो या 2 बनाना ले सकते हो। उसी पोटेशियम को वापस जो है ना इनटेक लेके आप में एनर्जी आ सकती है उसी टाइम, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा डाउन होता है, एकदम से स्पाइक हो जाता है, आपको दोबारा एनर्जी मिल जाती है, आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़्यादा जो आपने कहा वेट लॉस के लिए आपको इस तरह आ रहे होते हैं कि मसला भी है कि फ़ैट आपको लॉस करना होता है, जो विसरल फैट होता है वो स्टबर्न फैट भी कहते हैं, इसको बड़ा मुश्किल होता है और आई थिंक ख़वातीन में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद अगर है तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्लाइंट्स के लिए फिर क्या प्लान आप बनाते हैं? थोड़ा सा उनको जो डॉक्टर से सजेशन मिलती है, उनके मेडिकेशन वगैरह, जो ज़्यादातर पीसीओएस के मसले बन जाते हैं तब ये स्टबर्न फैट शुरू हो जाता है, तो उनको डाइट भी उनके अकॉर्डिंग उनकी मेडिकेशन के हवाले से हमने रिकमेंड करनी होती है। बाकी उनका एक्सरसाइज रूटीन और उनकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, उनका कार्डियो कितना रखना है, वो भी बैलेंस करके, और वो भी नहीं कि एक ही रूटीन से हम लेके चल रहे होते हैं। उनकी डाइट 10 to 15 डेज हम एक डाइट रखते हैं, उसमें उनको फर्क पड़ता है, रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बॉडी स्टक हो गई है, दोबारा हमने चेंज कर दें। कभी कभार उनमें ये मसला होता है उनकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है और वो बार बार जाती है, क्योंकि उनके ये हार्मोनल इश्यूज उसमें कैटाबॉलिक स्टेट में बार बार जाना होता है। तो हम उनकी डाइट एटलीस्ट 5, 6, 7 डेज हम डाइट रखते हैं,
फिर उनको 1-2 दिन का चीट मील भी दे देते हैं। ठीक है। अगर वो स्टक हो जाती है कैटाबॉलिक स्टेट में, चलिए दोबारा हम डाइट चेंज कर देते हैं, वो चेंज होती जाती है, कभी कीटो, कभी इनको लो कार्ब्स पे, कभी कार्ब साइकिलिंग पे, इस तरह लेके चलना पड़ता है। खवातीन भी ज़्यादा आती हैं आपके पास ये मशवरा हाँ, करने मेरी के लिए? फीमेल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन भी है और जिम में भी आती है मेरे साथ। अच्छा, वो ख़वातीन क्या करें जो अंडरवेट हैं या फिर बिल्कुल एक बस नॉर्मल वेट में आती हैं, बट ये होता है कि वो जिम जाना चाहती हैं स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि हमारा तो वेट गेन वेट लॉस, गेन तो चले कम होता है, वेट लॉस के लिए जिम जो है ज़्यादा उसको ये रुझान है, बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये बड़ा कम है हमारी ख़वातीन में स्पेशली। अब वो क्या करें, क्या डाइट में चेंजेस करनी पड़ती हैं? बिकॉज़ अगर वो जिम जाती हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट नो, मेरे साथ तो ये होता है कि मैं अगर वॉक भी एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देती हूँ अगर, तो मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी मेरा वेट गिरना शुरू हो जाता है। खाया करो ना। तो नहीं, मैं खाती भी हूँ, बट ऑब्वियसली हर एक की कैपेसिटी होती है खाने की पर्सपेक्टिव, बट क्या किया जाए इस लिहाज से कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले सकें, जिम जा सकें, बट उनका वेट जो है वो मेंटेन रहे? देखें, अगर एक पर्सन वो अगर एकदम से कहे कि मैं फ़ैट लॉस शुरू करता हूँ तो मैं कार्डियो शुरू कर दूंगा तो मेरा वेट लॉस, वो वेट लॉस नहीं, आपका वाटर वेट होता है। वो रिलीज़ एकदम से हो जाता है, फिर वहाँ पर जाके स्टक भी हो जाता है, क्योंकि बस वो वाटर रिलीज़ हो जाते तो आपकी बॉडी का फैट तो रहता है। ये नहीं, वेट गिराना और फैट गिराना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आपका वाटर तो रिलीज होगा मगर फैट तो उसी जगह पे ही है ना, आप में फर्क आया। असल में तो फैट गिराना है। हाँ, वो और आपको फील भी नहीं होगा वो, अगर आपका वाटर रिलीज होगा आपकी बॉडी सेम उसी तरह दिखेगी। जब आपका फैट रिलीज होगा तब आपको मेजरमेंट में फ़र्क नज़र आएगा। तो वो उसके लिए मैं वही बात करूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस मैं किसी से पूछूंगी नहीं और मैं बस डायरेक्ट कार्डियो शुरू कर दूंगी तो मेरा वेट वगैरह लूज़ होना शुरू हो जाएगा, नहीं, आपने उसी चीज़ को स्ट्रेंथ में ट्राई करना है। अगर आप स्ट्रेंथ पे ट्राई करोगे तो एक तो आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, दूसरा आपका फैट लॉस भी होगा, आपके मसल भी टोन होंगे। तो जो वो मेजरमेंट आपकी होगी ना, वो फिर दोबारा उस तरह मैच्योर हो जाएंगी, तब उस तरह आपकी जो है ना फैट आपके बॉडी पे स्टोर नहीं होगा। तो उसको आपने एक रूटीन बनानी है, ये भी नहीं आपने बस 1 मंथ कर लिया 2 मंथ कर लिया, उसको आपको रूटीन बनानी। 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स आप जिम में इसी स्ट्रेंथ वर्कआउट को दें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, हर्बल प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने को साथ साथ दे रहे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो, या बाकी आपको जिस आपने पीसीओएस की भी आपने बात की, तो ऑब्वियसली उसमें कॉर्टिसोल लेवल आपका वही मैनेज करना होता है, वो मैनेज हो जाता है आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, तो उससे तो आपकी बहुत सारे मसाइल तकरीबन वेट के भी, डाइट के भी एंड ओवरऑल हल हो जाते हैं। अश्वगंधा बहुत ज़्यादा आजकल इस पर बात होती है कि ये यूज़ करना चाहिए मेल्स के लिए भी एंड देन फीमेल्स के लिए भी। इसको आप कितना रिकमेंड करते हैं, इसके कितने फ़वायद हैं और कितनी मिकदार में लें तो सही है, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, थोड़ा इलाबरेट कीजिएगा। साइड इफ़ेक्ट तो इसके कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट, अगर मेरे स्टूडेंट प्रेप्स वाले हैं, मेरे स्टूडेंट वैसे ही फ़ैट लॉस वगैरह कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं और वो मैं रिकमेंड लाजमी करूँगा, जिसमें मैग्नीशियम आता है, इसमें अश्वगंधा आता है, इसमें विटामिन सी आते हैं, एवियन आते हैं, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग अगर आप डाइट बना भी लें तो उसमें आपके जो है मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स वो चीज़ें पूरे नहीं हो रहे होते हैं। जिस तरह अब मैं कितना मैग्नीशियम इंटेक अपनी डाइट से ले लूँगा, मेरे हिसाब से अगर मैं पूरी दिन का डाइट भी पूरा कर लूँ तो मुझे तकरीबन 70-80 mg तक मेरा मैग्नीशियम पूरा नहीं होगा। मेरा अश्वगंधा में अगर जितना भी नेचुरली ले लूँगा मेरा पूरा नहीं होगा, तो मुझे लाजमी है तो मुझे सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। 25-30 mg अश्वगंधा डेली रूटीन पे आपको लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आप तो एक तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं रहेगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, दूसरा आपका न्यूरो स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर आप मैग्नीशियम का इंटेक भी इनके साथ करते हैं। और उसका बेस्ट टाइमिंग है आपको रात को सोने से पहले लेना है। तो बेस्ट टाइमिंग यही है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। और डाइट में आप इसको लाजमी जो है ना इंक्लूड करें, क्योंकि अगर आप डाइट करते हैं तो उसमें बंदा वैसे ही बहुत ज़्यादा फेडअप होता है, स्ट्रेस में होता है, क्योंकि कार्ब्स इंटेक, अगर कोई फैट लॉस कर कार्ब्स इंटेक, इतने बंदे को गुस्सा भी आता है, माइंड भी फ्रेश नहीं रहता। तो आप ये चीज़ें लाजमी ऐड करेंगे तभी आपकी जो है ना डाइट रूटीन भी अच्छी चलेगी और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अश्वगंधा और मैग्नीशियम के अलावा कुछ चीज़ आप रिकमेंड करना चाहते हो कि लाजमी डाइट में ऐड करनी चाहिए, वो क्या है? मेरे हिसाब से अगर आप कुछ भी ना ऐड करें तो मैग्नीशियम, फिश ऑयल और अश्वगंधा, 3 चीज़ें ऐड करें, दैट्स इट, इट्स गुड फॉर यू। मैग्नीशियम जो है वो कैप्सूल की सूरत में, वो आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है किसी भी अच्छे से कंपनी के। और जिस तरह मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकता, मगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं टैबलेट फॉर्म में यूज़ करता हूँ। ठीक है।
तो हमारी एक क्वांटिटी होती है, हम उस क्वांटिटी को लेके, क्योंकि हमारे प्रेप कंडीशन वगैरह चल रही थी तो उस हिसाब से हम लेते तो हैं। वो अब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसकी डोज? लाजिम बात है, आपने उस तरह ही रखनी है। और आपने अगर पाउडर फॉर्म में लेना है तो वो भी कितना? स्कूप होगा और उसके न्यूट्रिशन फैक्ट पे उतना लिखा होगा, आपने ठीक उस है। हिसाब और में पानी के साथ, दूध के पानी साथ? के साथ, दूध के साथ आप ले सकते उसमें हैं। मिक्स करके बिल्कुल आप आप ले सकते ठीक है। हैं। और उसका बेस्ट टाइम क्या होता है? रात का रात टाइम को सोने से पहले। अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। हाँ, अच्छी सही। आपको ऑब्जर्वेशन। सोने का टाइम ही नहीं मिलता। That's what your routine is actually. इसीलिए वो मिस्टर डैश मिस्टर डैश Lastly, who is the ideal client for transformation? One, और दूसरा ये कि कितना एक एवरेज टाइम आप देते हैं कि 3 months, 4 months, 5 months जिसमें आप ट्रांसफॉर्म करते हैं आप क्लाइंट को? मेरी ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाती है। ओके। और मेरी जो अभी रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन 2 ट्रांसफॉर्मेशन पूरे हुए हैं, वो एक मेरा क्लाइंट है, बाइकर है। तो वो हैवी बाइक चलाता है, स्पोर्ट्स वगैरह, व्हीलिंग्स वगैरह करता है, तो उससे बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ओवरवेट था, तकरीबन 122 kg तक था। ओके। अभी 4 मंथ में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है, ऑलमोस्ट 87 kg तक आया हुआ। ओके। अब वो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, उनसे सारे दोस्त भी जेलस हो रहे हैं। अभी मुझे कह रहे कि मैंने फैट लॉस किया, अभी मुझे बॉडी भी बनानी है। और अभी तो वो पहचान में नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहे। दूसरा एक फीमेल है, वो 145 kg तक थी। अच्छा। हाँ, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन 3 मंथ्स में पूरी हो गई, वो 90 kg तक आ गई थी। Okay. मगर 3 अभी months में? हाँ 3 मंथ्स, और उनकी एज भी तकरीबन 45 प्लस है। 3 महीने में 50 किलो वजन गिराया है हाँ, आपने। वो बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज करती है, बहुत एक्सट्रीम डाइट करती है। वो मुझे तो जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे नहीं था अंदाज़ा कि वो कर पाएंगी। घर वाले पहचान रहे हैं उनको? हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने शायद वीडियोस वगैरह नहीं, तो कि हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बहुत टफ है, वो बहुत टफ है। वो टफ है तो 140 से 90 पे आया ना जी। तो बहुत टफ है। तो अभी मैं उनको देखता हूँ तो मेरे जिम में कोई सा क्लाइंट नहीं होगा जो स्क्वाट्स लगाते हैं, वो उनसे हेवी स्क्वाट्स मारती है, हेवी लेग प्रेस मारती है। वाओ। तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। वाओ, वी नीड मोर एग्जांपल्स जी। ये ज़ाहिर है, आई एम श्योर कि उनके आसपास के बहुत से लोग इंस्पायर हुए होंगे उनसे, वो भी कहते हैं कि हमें भी ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि जब एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं तो आप वाकई आसपास उसका एक इम्पैक्ट देख रहे होते हैं। और ये ज़रा ये सेगमेंट रिमाइंडर है तमाम लोगों के लिए जिनकी तोंद निकली हुई है, जो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जिनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या नहीं खा रहे। वाकई मैं लिटरली इस बात पे हैरान होती हूँ कि कुछ लोगों की ज़िंदगी खाने से शुरू होती है और खाने पे ख़त्म होती है। आपकी ज़िंदगी का मकसद खाना नहीं है, सिर्फ आपको बड़े मकासद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, उनको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना इस तरह से है जिस तरह बस आपने जीना है, इंजॉय ज़रूर करें, बट प्लीज़ अपनी सेहत का साथ साथ ख्याल रखें। और जब जो साल लगा के इतना फ़ैट स्टोर किया हुआ है, 1 महीने में वाकई वो नहीं जाएगा। हेल्दी वे में अगर आपको वेट लूज़ करना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, तो इट विल टेक टाइम। एब्सोल्युटली। वक्त मुख्तसर था, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे रहिए साथ। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर एक बात करते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में कि मैं उस बात का ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, उस बात का नहीं जो तुमने या उसने समझा। लेकिन हम इसमें ज़रूरी है बात करते हैं कि नहीं, ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या कहा और कैसे कहा है, वो जो बात पहुँची है, वो जो बात समझी गई है, वो मैटर करती है। नहीं, कुछ लोग सोचते ही नेगेटिव है। आपकी छोटी सी बात होती है जो आपने पॉजिटिव वे में कही होती है, तरीका जितना मर्जी अच्छा हो, बट कुछ लोग उसको वाकई नेगेटिव ले रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली उसके जिम्मेदार वो तो चलो उसमें जिम्मेदार हम नहीं है, कोई है ही नेगेटिव। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छी बात आपने उस अंदाज से की ही नहीं है, उस बंदे के लेवल पे जाके नहीं की है, सामने इतनी आसान करके नहीं की है, या मे बी समटाइम्स ये होता है कि वो शख्स किसी और सिचुएशन में होता है कि आपकी आसान कही हुई बात भी प्यार से कही हुई बात भी समझ नहीं आती। अब देखिए ये कितनी ज़रूरी चीज़ होती है कि किस वक्त पे आपने किससे किस तरह से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला जो मैंने देखा है, वो कम्युनिकेशन में हमारी कोशिश ये होती है कि हम अंग्रेज़ी में बात करें। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने कौन बैठा है, हम इम्प्रेशन तो बनाने की कोशिश करें, बट आप अगले इंसान के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब पिछले दिनों ही मैं किसी के साथ शॉपिंग पे गई और मैंने लिटरली वहाँ पे देखा कि सेल्समैन थे और उनसे किसी ने पूछा कि प्राइस क्या है इसकी ना, तो वो था कि हाउ मच। सो आई वाज लाइक व्हाट, आई मीन
आपको उस लेवल पे आके वी शुड नो कि आपको किस जगह पर किस तरीके से क्या बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस इंसान के लेवल पे आके बात करें, एंड स्पेशली उस लहजे में या उस तरीके से बात करें कि अगला इंसान आपसे उसी लेवल पे आके आपको रिस्पॉन्ड कर सके, आपको समझ सके। यू हैव टू मेक पीपल उनको आपको कंफर्टेबल आपको फील करवाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो वाकई में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बात आपने किस तरीके से कही है, अगर वो किसी को बुरी लगी है या आपने उस लेवल पे बात नहीं की, तो यकीनन आप उसके लेकिन जिम्मेदार हैं। समझा ही नहीं पाया अपनी बात, वो जो आपने आके ना हाउ मच, तो उसका जवाब था मगरमच्छ। नहीं, मैं लिटरली आई वाज लाइक हाउ मच, तो मैंने आई वाज लाइक व्हाट, आई मीन तो वो थोड़ा सा बाजू का सिचुएशन ऐसी हो जाती है। एब्सोल्युटली। एनीवेज, आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। हम इसे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज इसके बगैर चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं, आप उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते हैं। बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही आप ट्रांसलेटर ट्रांसफॉर्म कर पा रहे थे, अदरवाइज तो का खासा मुश्किल हो जाता है काम। आज जिसमें मन शख्सियत में ज्वाइन किया है, ज़बरदस्त काम माशाल्लाह कर रही हैं, गाइड भी करती हैं, एट द सेम टाइम बहुत से प्रोग्राम्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कम्युनिटी तक पहुंचा भी रही होती हैं। ताबिता अफजल खान, नाम बहुत मुनफरिद सा है इनका, तो उनसे हम उनका मतलब भी पूछेंगे। मीडिया कम्युनिकेशन पे ज़ाहिर है उनका एक खासा है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ग्रेट। बिल्कुल ताबिता, ठीक। मतलब क्या है इस नाम का? मेरे नाम का मतलब हिरनी है, एंड Okay. इट्स फ्रॉम द बाइबल, और ये एक हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, ज़बरदस्त। इट्स बड़ा प्यारा, मतलब भी बड़ा प्यारा है। अच्छा साबिता, प्लीज। ओके, सो आपका कितना अरसा हुआ है कम्युनिकेशन के साथ, और मीडिया कम्युनिकेशन और गाइड करना और बहुत से प्रोग्राम्स को लेकर आप चलती हैं माशाल्लाह? मुझे एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट 11 साल हो गए, माशाल्लाह। और ये मेरा 12th ईयर स्टार्ट हो गया है, और आई बिन वर्किंग एज अ मीडिया कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और इस काम को लेते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, जो कि मीडिया का काम भी होता है मेरा आप लोगों की तरह, और थोड़ा कम्युनिकेशंस का काम होता है। मैं 3 लेवल्स पे काम करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, प्रिंट मीडिया के साथ, और सोशल मीडिया भी। ओके। तो मेरा काम इसलिए थोड़ा सा मज़े का है क्योंकि मुझे इन तीनों को लेके साथ चलना होता है, और मैं नए लोगों के साथ, यंग लोगों के साथ काम करती हूँ। तो जब यंग लोग बीच में आते हैं तो नए आइडियाज़ सामने आते हैं। अच्छा, क्या जेन जी और जेन अल्फा के साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है? आप क्या कुछ बदल गया है, किस तरीके से? बिकॉज अक्सर हम जो चीज़ें जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं, तो जेन जी कहती है हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती है। जेन अल्फा तो चलें भी खैर छोटे ज़रूर हैं, बट अगेन उनके साथ भी एक आपको उनके लेवल पे आके कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, चाहे वो टीचर्स हों या चाहे वो आपके पेरेंट्स हों। सो कितना फ़र्क है, कितना गैप आपको फील होता है, कम्युनिकेशन में कितना चेंज आया है? बहुत ज़्यादा। अब बिल्कुल सबीन, जब आप बात कर रही थी, इंट्रोड्यूस कर रही थी कि हमें उनके लेवल पे जाके काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। आपको देखना चाहिए कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं या जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उसका क्या पर्सनालिटी है। सबसे पहले तो आपको वैसे ही पता चल जाता है, जैसे आप बता रही थी कि सेल्स पर्सन है, तो हमेशा सेल्स पर्सन के साथ या जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, उन्हें एक टर्म है अंग्रेज़ी में, रीड द रूम। तो वो देखकर आपको बात करनी चाहिए कि आप देख रहे हैं कि अच्छा, अगर एक बंदा इंग्लिश में बात कर सकता है या नहीं। तो आपको ऑब्वियसली हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, आप उर्दू को पहले बात प्रेफर करें, उसके बाद आप देखें कि अच्छा आपका अगर गैप बनता है, कभी कभी हम अंडर एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं लोगों को, तो आप उसमें भी आपको बात करने से अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा हमें इससे किस लेवल पे जाकर बात कर सकती हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ बात आपने की जेन जी और जेन अल्फ़ा की, सो ओ माय गॉड, दिस इज़ ह्यूज डिफरेंस। बट हैविंग सेड दैट, मुझे जेन जी के साथ काम करने में इसलिए बहुत मज़ा आता है क्योंकि इनके आइडियाज़ बहुत ब्राइट होते हैं। अक्सर लोग इनको भी अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि ये बहुत लेड बैक हैं, बहुत अपने मन मौजी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों ने एक कोड फिगर आउट कर लिया है, हाउ टू हैंडल थिंग्स, और जो कि बहुत मज़े की बात है, जो कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी जनरेशन इस पे स्ट्रगल करती है, एटलीस्ट मेरी जनरेशन। बिल्कुल नहीं, तकरीबन हम मेरा ख्याल है हम सारे एक ही जनरेशन। सो हम लोग इसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हाउ टू नेविगेट। तो इन्होंने नेविगेशन अपनी बहुत अच्छी कर ली है। दे नो व्हाट दे वांट एंड दे विल गो फॉर इट। तो ये चीज़ में बहुत मुझे इंस्पायर कर रही होती है, और जब ये न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं तो मुझे इनके साथ इसलिए बहुत जेल करके काम करने में बहुत मज़ा आता है। एंड आई थिंक बाय नाउ आई एम प्राउड टू से व्हेन एवर आई एम वर्किंग विद दीज जनरेशन पीपल,
दे ऑल्सो लाइक वर्किंग विथ मी, क्योंकि मैं उनको, अगर वो मुझे कुछ बता रहे होते हैं तो मैं रिसीव कर रही होती हूँ. सो रिसीविंग इज़ अ रियली गुड पॉइंट. क्योंकि आपने हमेशा ये स्नब नहीं करना है, ओ नहीं आप तो गलत कर रहे हो. सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप बेसिकली उनके आइडियाज़ को स्नब कर रहे हैं, नई चीज़ों को, नई आइडियाज़ को स्नब कर रहे हैं, और आप उनको प्रोग्रेस करने नहीं दे रहे. सो अगेन द वे यू कम्युनिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिविटी आप पीछे रख दें, और पॉजिटिविटी को अगर आप सामने लेकर आएंगे तो बहुत चीज़ें खुल के सामने आती हैं. एब्सोल्युटली ऐसे ही है. आप इस वक्त किस प्रोग्राम के साथ आप काम कर रही हैं? अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है DAI, उसके साथ काम कर रही हूँ, और उनका एक प्रोजेक्ट है द फ्लेमिंग फंड, जो कि फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ही नाम पर है. और उन्होंने जो एक एंटीबायोटिक इजाद की थी, हम उसी को लेके चल रहे हैं. और जब उन्होंने इजाद की थी तो उन्होंने कहा था कि ये इजाद तो हो गई है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम एंड इट इज़ गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस. और अब वो प्रॉब्लम हो गई है. तो अगर हम देखें तो दुनिया में नेचुरल डेथ्स के साथ साथ एक जो पैरेलल डेथ है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है. तो हम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ और हमारे जो बड़े हेल्थ स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम एक एजुकेशन और एक अवेयरनेस दे सकें लोगों को कि खुद से आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी बॉडी में इतना रेजिस्टेंस पैदा कर देंगी कि देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि अगर आपको एक छोटा सा इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हील कैसे करना है. सो ऑलवेज़ कंसल्ट विद द डॉक्टर कि आपने क्या यूज़ करना है. ओवर द काउंटर एंड सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट. क्या इसमें ये बात है कि इफ़ इट्स रिक्वायर्ड तो फिर तो आपने यूज़ करनी है? गलती तब होती है जब इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वायरल में आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, आपने डोज पूरी नहीं ली, सही तरह से नहीं ली है, जितने दिन तक लेनी थी आपने उतने दिन तक नहीं ली, जहाँ आपको लगा कि बस मेरी तबीयत बेहतर हुई आपने वहीं पे छोड़ दिया, फिर आपने एंटीबायोटिक्स जो भी बच गई आपने जिस तरह ज़ाया की इन्वायरमेंट में, उससे भी एक नुकसान हो जाता है. सो इस पर प्लीज़ क्लैरिटी दीजिएगा कि अगर तो रिक्वायर्ड है फिर तो यूज़ करनी है या फिर भी मसला होगा हमें यूज़ करने से? लाइक आई सेड कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ, और वो भी जितने दिन उन्होंने कहा है उतने, जो आप बीच में छोड़ देते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ. एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल थी कोविड. तो कोविड में लोगों ने लाइक पॉपिंग पिल्स, जैसे वो कहते हैं पॉपिंग पिल्स, मेडिसिन को आपने इस तरह से यूज़ किया, दैट वाज नॉट प्रिस्क्राइब. और एक दवाई तो ऐसी थी क्योंकि वायरल था, सबको पता था ये वायरल है. एंड एक दवाई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी अभी, बट वो लोगों ने बंटीज़ की तरह खाई है. एग्जैक्टली. और खुद से उसके 14 दिन के कोर्स किए. आई मीन 14 डेज एंटीबायोटिक. इतना कोविड ने नुकसान नहीं दिया होगा जितना उस एंटीबायोटिक ने बहुत सारे लोगों को नुकसान दिया. उसकी वजह से आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो गई है. अब आप जब लेंगे भी तो इट विल नॉट एक्ट द वे इट शुड हैव एक्टेड जब आप उसको ले रहे थे. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं. तो अभी हमने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ मिलके इस मंथ के स्टार्ट में एक ड्रैप ने ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटीज़ जो है एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, विच इज़ टू ऑब्वियसली मॉनिटर द मेडिसिन्स दैट इज़ बीइंग सर्कुलेटेड. सो दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव जो हम लोगों ने उनके साथ मिलके काम किया. और होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी नहीं, ओवर द काउंटर भी मेडिसिन नहीं मिलती. तो हमारे यहाँ पे जिसका दिल करता है वो जो मेडिसिन, बल्कि हमारे यहाँ जो बाहर लोग रहते हैं वो भी कॉल करते हैं आते हुए मेडिसिन ले आना. उन्हें पता है वहाँ से तो मिलेगी नहीं, यहाँ से आराम से मिल जाएगी डब्बे भर के मेडिसिन. अच्छा, और डॉक्टर्स को भी तो एक तरह से ना ज़बरदस्ती उनसे लिखवाई जा रही होती है. और जो डॉक्टर आपको दवाई नहीं लिख के देता है, एंटीबायोटिक, वो डॉक्टर ही ठीक नहीं होता. मैंने वाकई आप पढ़े लिखे लोगों को देखें, घर जब वापस आते हैं तो जब उनसे पूछें कि चेकअप हो गया तो क्या कहा डॉक्टर ने, डॉक्टर ही चंगा नहीं सी. उससे दवाई नहीं दी है, उसका तो कुछ आता ही नहीं है, तो चंगा ही नहीं सी. तो ये वाकई देखिए, ये हमारा माइंडसेट है. तो डॉक्टर भी बेचारे क्या करें, अपने आप को भी तो मनवाना होता है ना. तो दवाई कहते हैं इतना शौक है तो ये ले फिर खाएं एंटीबायोटिक. तो ये ज़ाहिर नुकसान ज़रूर होता है. लेकिन अब इसी मौजू पर सबीन, चूँकि ज़ाहिर लोगों तक पहुँचाना, चूँकि आज हमारा मौजू भी हमारा कम्युनिकेशन से जुड़ा है, आम आवाम तक इस मैसेज को लेकर चलना. जो कि देखें, हमने जैसा सबीन ने भी बात की, हम अक्सर देखते हैं आसपास पढ़े लिखे लोग भी वो भी पूरा कोर्स नहीं कर रहे. यानी व्हाट टू टॉक अबाउट दोस्त जो कि चलो जिनको नहीं इल्म,
पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि प्लीज़ कोर्स पूरा करना है एंटीबायोटिक्स का, इसको मिड में नहीं छोड़ना। वो नहीं समझते, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस हो गया है। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे कर रहे होते हैं। सो ऐसे में इस टॉपिक को लोगों तक पहुँचाना कि नहीं, एक तो यूज़ करनी एंटीबायोटिक्स प्लस ड्यूरिंग द कोर्स आपने नहीं छोड़ना उसको। बिल्कुल। सो इस अब मेरा काम यहाँ पर यही आता है, चूँकि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट और बहुत रिसर्चर्स हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, और वो बहुत सारी थ्योरीज़ और बहुत सारे पेपर्स इस बारे में रिसर्चर्स जो हैं वो लिख रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा काम यहाँ पर आता है कि वो जो बहुत टेक्निकलिटीज़ में जब वो चीज़ें लिख रहे होते हैं, पेपर्स लिख रहे होते हैं, रिसर्चेस दिखा रहे होते हैं, तो उसको आम लोगों तक आसान, बहुत कॉमन लैंग्वेज जो कि मोस्टली उर्दू होती है, ठीक है, और इंग्लिश भी होती है, तो उसमें आप किस तरह से आम लोगों तक वो पैगाम पहुँचा सकते हैं। सो आई डू इट बाय स्टोरी टेलिंग। ओके। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कोविड की, और वो रिलेट कर पाया आप, तो मैं इसी तरह की कुछ स्टोरीज़ जो होती हैं उनको बनाती हूँ ताकि पीपल कैन रिलेट, आम लोग जो हैं उन कहानियों के साथ। चूँकि अगर हम देखें तो बहुत एवोल्यूशन आई है ह्यूमन काइंड की, लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन रही है, जब हम केव मैन भी थे तब भी हम आग के गिर बैठ के स्टोरीज सुनाते थे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे, और वो चलती आ रही है। जितने मर्जी हम एडवांस हो गए, डिजिटल में भी हम AI आ गया सुनते सब, हैं। लेकिन हम कहानियों सुन के बहुत खुश होते हैं, और वो हमारे साथ रिलेट करती है, और हम कहते हैं कि अच्छा ये, और याद रहती है हमें बहुत सारी टेक्निकल बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन कहानियाँ हमें याद होती हैं। तो मेरा काम ये होता है कि मैं कहानियों के ज़रिए जो है इस मैसेज को पहुँचाऊँ। और अगेन जेन जी यहाँ पर मेरा बहुत काम आता है जो मैं उनको क्रिएटिव वे में उनको बताती हूँ। ओके। तो दिस इज़ माय वर्क, जो मैं थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड थ्रू सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। सही। अच्छा, अब ऐसे में रीजनल लैंग्वेजेस में इस मैसेज को पहुंचाना ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है, जैसे हम अक्सर हमारा ये प्रोजेक्ट भी KPK में भी है, हम KP में भी ये काम कर रहे हैं, हम अभी इंटरवीन किया है हमने पंजाब में, सिंध में हम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हमारे काम ऐसे रीजनल इलाकों में हो तो हम उनकी लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट करके लगाएं। तो ज़्यादा हम उसको लिटरेचर में करते हैं, और मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा अक्सर अपने कॉलीग्स को ये या अपने सीनियर्स को कहती हूँ कि लिटरेचर में लिखने से बेहतर है कि आप एनिमेशन में या क्रिएटिविटी के थ्रू आप ऑडियो विजुअल यूज़ करें, ताकि चूँकि हमारी लिटरेसी रेट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, तो अगर हम एक पोस्टर पे एक बात लिख के लगा भी देंगे, बेशक हम उनके रीजनल लैंग्वेज में ही क्यों ना लगा दें, तो वो उन तक शायद ही पहुँचे। सही बात है। लेकिन अगर आप ऑडियो विजुअल के थ्रू अगर आप किसी इनको बता रहे हैं या करवा रहे हैं, को अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं, तो वो बहुत अब मैंने देखिए इफेक्टिव होता है। कॉलर टून सबसे ज़्यादा आप कॉल पे बिल्कुल। रिंगटोन्स जो लगा रहे होते हैं, और या जो उसमें स्क्रॉलिंग भी में हम रील्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, उनको आप, क्योंकि सोशल मीडिया 30 ही अब सेकंड है एक मैसेज, तरीके जी। से, so उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस लेवल पे आया जाए, उस लेवल पे आकर आप लोगों से बात करें। और ये वाला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स के लिहाज से, जो हम आज जिक्र भी कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 जितना खुद भी इस पे अवेयरनेस आप लोग क्रिएट स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी आप ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एब्सोल्युटली। कोई बात जो आप ऐड करना चाहती हो कम्युनिकेशन को लेकर? जस्ट बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, क्योंकि आपका मैसेज स्पेशली जब आप डिजिटली या ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर। अब हमें पता है कि इंटरनेट पे एक चीज़ आ जाती है तो वो आ जाती है, और उसका वो कितना स्प्रेड उसकी होता है। लाइफ ये ना, forever है। और ये ना सोचें कि आपकी तो इतनी फॉलोइंग ही नहीं है, आप कौन आपको सुनेगा, सुना तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को जाता है या इन्फ्लुएंसर्स को सुना जाता है, ऐसा नहीं है। देखें, आपके इलाके के अगर 10 लोग भी आपको फॉलो करें तो वो आपको फॉलो कर रहे हैं, और आपकी बात की एक वेटेज है, एक इम्पॉर्टेंस है, और आप जो भी कहेंगे उसका इम्पैक्ट होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो एक अच्छी चीज़ बोलें, या तो बोलें ही ना या ना बोलें। ना बोलना भी एक अच्छा कम्युनिकेशन के रूल एहसान ही है आपका अगर आपने गलत बोला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत इट वाज शुक्रिया। वंडरफुल हैविंग यू। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना था, लेकिन नहीं, हमें आपसे इजाज़त लेनी है। इजाज़त लेनी है वक्त मुख्तसर था हमारे पास, आपसे लेंगे इजाज़त। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।